Hi everybody, welcome to yet another podcast of Andrew Pick Mic Testing with me, Gavin Phillips. Now my guest here today on the podcast is someone who was told that he can never gain weight, he could never get fit. He was even told by a very known prep coach that he's not even capable of being an athlete. But here we have him as a fitness model and a 13-time Mr. India. There's no one in the fitness industry who doesn't know him. So let's go ahead and listen and hear his story on how he's reached so far and the achievements that he has in the industry. So we have with us Mudassir. A warm welcome to the Andrew Pick Mic Testing podcast. Thank you so much, Govin, to invite me here. I really wanted to appreciate this thing, whatever you're doing here. Thank you. With very honesty and transparency. So first of all, I wanted to congratulate you and your team, which is very appreciative work. Thank you so very much. May God bless you all, and inshallah you will grow. Thank you so much. It means a lot. So thank you very much for coming to the podcast. We're shooting in our studio in Pune. You've come all the way from Jalgaon to Pune for the podcast. So thank you so very much. It's always my pleasure, and if I'm here, it's also helpful for many people who are watching this. So please watch till end. Yeah, I'm sure it'll be a very interesting podcast. So before we start off, before I ask you a lot of things about yourself and how the fitness industry has treated you and how you've given back to the industry, आपने शुरुआत कैसे किया? आपने डिसाइड कब किया कि मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में एज एन एथलीट जाना है, एज अ फिटनेस मॉडल बनना है? आपने डिसाइड कब किया था? हाउ डिड योर जर्नी एज एन एथलीट और अ फिटनेस मॉडल बिकम? अगर किसी भी गोल को अचीव करना है तो आप उसको एक एज में आने के बाद मैंने डिसाइड करते हो. इट वाज माय ड्रीम, एंड जब मैंने ये ड्रीम देखा, देन आई वाज ओनली 6 years old. 6 years old? यस. किसको देखा आपने तब आपने डिसाइड किया कि मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है? हाँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं एक छोटे गांव से हूँ जहाँ पर मैं अपने 6 years एज में था, और मेरा जो एक फ्रेंड था वो काफ़ी 18 और 19 years का था, बट ही इज़ एबनॉर्मल, लाइक वो थोड़ा सा बच्चों जैसा रहता था और वो सिर्फ मेरे साथ ही रहता था. पापा के दोस्त का लड़का था. हिज नेम इज़ प्रभाकर. वो मेरे पास में एक बार ऐसे मैगजीन का फ़ोटो फटावा लेकर आया एंड कहता है, मराठी में बोलता है, गुड्डू बग. मेरा घर का नाम जो है, पेट नेम गुड्डू है. तो कहता है, गुड्डू बग, आपल्याला तुला है ना HSR बॉडी गार्ड बनवायचा है. तो वो फिजिक देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ. मैंने वो पेपर को फोल्ड किया और अपने पास रखा. पापा लेट आते थे घर. आने के बाद में आई शो इट टू हिम, एंड उन्होंने कहा ठीक है करेंगे. पापा होते ही ऐसे हैं, कहा ठीक है कर लेंगे. तो बस वहीं से मैं वो सपना देखना स्टार्ट करता था. जहाँ भी मैं पोस्टर्स देख लूँ बॉडी बिल्डर्स के, इवन कोई भी मूवी में देख लूँ, मुझे विलन ज़्यादा पसंद आते थे क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी होती थी. पहले मूवीज़ में ऐसे ही होता था कि विलन्स की फिजिक अच्छी होती थी और हीरो पेटू होते थे. तो मुझे अच्छा लगता था हेल्थ बनाओ, क्योंकि मैं जिस सिनारियो में था, जैसा था मैं, मेरी एज के लोगों में वो मैं नोटिसेबल नहीं था. तो मुझे अच्छा लगता था और मुझे पता था मुझे कहाँ पहुँचना है, और आज मैं एग्जैक्टली जहाँ हूँ मैं वही चाहता था. तो आपने जो बचपन में मैनिफेस्ट किया था, आप वो जगह पे पहुँचे? यस, एग्जैक्टली. राइट. सो बट हाउ वाज इट? यानी कि जब आप व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू आर वेरी अंडरवेट. यस. एंड देन जिम स्टार्ट किया था आपने. व्हाट अबाउट सप्लीमेंटेशन? Supplementation is like about steroids in our time. पापा एंड ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल सब लोग यही कहते थे कि सप्लीमेंट्स लेने से किडनी फेल हो जाती है. तो सप्लीमेंट्स को अवॉइड किया जाता था. तब हार्डली विंकीज एक इंडिया का पहला ब्रांड था जो सप्लीमेंट्स बनाता था, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स. स्टार्टिंग में उन्हीं इंडिया में ज़्यादा विंकीज मिलता था. विंकीज, करेक्ट. तो उसका मास गेनर मैंने एक बार ले लिया. 3 साल वर्कआउट करने के बाद 620 रुपीज़ का हाफ kg. तब ना कोई शेकर होता था ना कुछ, ना उसमें स्कूप आता था. स्पून से निकाला, ग्लास में डाला, स्टर किया, पी लिया ऐसे. बट वो भी घर पे पता चल गया तो वॉश बेसिन में फेंक दिया गया कि इससे किडनी फेल होती है, इससे लीवर फेल होता है और ब्ला ब्ला ब्ला. क्योंकि पहले वो लोग बोलते थे इनको ज़्यादा, क्योंकि नॉलेज नहीं था, लोगों को आइडिया नहीं थी कि एग्जैक्टली चीज़ है क्या. सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा
इन्हीं लोग अवॉइड करते थे, कुछ भी नहीं, बस घर की जो चीज़ें वो खाओ और एक्सरसाइज करो, ऐसे था। तो फिर आपने कन्विंस कैसे किया अपने घर वालों को? कन्विंस ये जरूरत है, मेरे को कन्विंस चाहिए। तो फादर लोग कभी कन्विंस होते ही नहीं है, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि अपना लड़का, मैं बहुत ज़्यादा वीक था, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ में 1% भी रिस्क फैक्टर कहीं पे आ जाए, तो वो हर एक रिस्क फैक्टर को मुझसे दूर रखना चाहते थे। तो बस उनकी एक केयर की वजह से उन्होंने मुझे कह दिया बस नहीं लेना है, नहीं लेना है, चाहे काजू मांग लो, बादाम मांग लो, फ्रूट्स मांग लो, मैं सब ला कर रख दूंगा, तुम्हें वो खाना है वो खा लो, बट तुम ये नहीं खाओगे। तो अब किसी ने भी मुझे, ये मेरे जो पहले कोच थे, उन्होंने जब बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे थे, तो अब बस मेरे दिमाग में तो फिट था कि पापा को तो मैं अपोज नहीं जा कर सकता था, लेकिन मैं अपने आप से अर्न करके करूँगा। व्हेन आई वाज इन फार्मेसी, सो मॉर्निंग 8 o'clock टू 2:30 तक मैं अपना कॉलेज किया करता था। आफ्टर दैट मैं यूनिनॉर कंपनी के स्टिकर्स जो होते हैं, उसके प्रमोशनल स्टिकर्स किराना शॉप्स पे हर जगह जा करके वो पेस्ट करने का एक काम होता था। उसके मुझे 2700 रुपीज़ मिलते थे, तो बिना महीने के? हाँ, पूरे महीने के। और मैं वो हैप्पीली शाम के 6 बजे तक करता था, अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करता था, और बस वैसे मेरा काम करने का जर्नी भी स्टार्ट हुआ। यानी मेरा स्टडी चल रहा था, जिस एज में बच्चे अपने बाप के पैसों पे पल रहे थे, उस एज में मैं अर्न करने लग गया था, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी। What age was that? What age are we talking about? इट वाज लाइक 18-19 ईयर्स से ही मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था फॉर सप्लीमेंट्स। तो जब वो काम करना स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अब पैसे कमा रहा हूँ, अपना ही करूँगा। घर पे बताया नहीं, मम्मी को थोड़ा सा मैंने बातें बताई कि प्लीज़ आप ऐसे मत समझो, इससे कुछ नहीं होता है। फिर मैं वो घर पे छुपा कर रखने लगा और लेने लगा, तो लेते लेते ग्रोथ होने लगी। बट फिर पता चला कि एक सप्लीमेंट से कुछ नहीं होने वाला, अगर मुझे कम्पीट करना है तो मुझे स्टैक लेना पड़ेगा। करेक्ट। और स्टैक आता था 22,000 20,000। तो मैंने फिर किया 2 साल का स्टॉप, मैंने काम करना स्टार्ट किया और दूसरे मैंने ESIC एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके एक सेमी गवर्नमेंट स्कीम है, जहाँ पे लोग फैक्ट्रीज़ में या कहीं भी फर्म में काम करते हैं, तो उनके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बायोमेट्रिक कार्ड्स बनाए जाते थे। नया अपडेट हो रहा था, तो मैं बस उसी के काम में लग गया। तो वहाँ पे मुझे 4,000 सैलरी मिल रही थी पूरे दिन काम करने के। अच्छा। तो मैं MIDC एरियाज़ जाता था उनके काम करने के लिए, या वो कभी वो जो हम लोग का कैंप था वहाँ पे आते थे, या मुझे कभी ट्रैवल करके मेरी सिटी से 90 किलोमीटर दूर भी बस में वो पूरा सूट केस जिसमें बायोमेट्रिक्स, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें कैरी करके लेके जाना पड़ता था। तो वहाँ पे भी मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी मिला, प्रवीण सोनार उनका नाम है। एक दिन मैं काम करते बैठा था, उसने देखा कि मेरे शोल्डर्स अच्छे लगे उसको। एक दूसरे को जिम करने वाले पसंद आ जाते ना, तो सब काम खत्म होने के बाद बोला, भाई आप जिम करते हो? मैं बोला हाँ। तो जिम करने चलोगे? मैं बोला चलो। तो हम लोग एक जिम गए, वहाँ पे वर्कआउट किया। उसने अपने तरफ से मुझे एग्स वगैरह दिलाए, हमने खाया। वो नहीं था, घर वालों को पता ही नहीं था कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे साथ वाले जो थे वो मूवी जाके बैठे और मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ। तो हम लोग आज भी बहुत अच्छे दोस्त थे। प्रवीण ने मुझे तब भी बहुत मोटिवेट किया कि आप आगे जाओगे। तो बस मैं 2 साल वो काम करके मैंने इतना पैसा जमा कर लिया कि अब मैं स्टैक ले सकता हूँ, और स्टैक ले करके मैं अपना आप कंटिन्यू कर सकता हूँ काम। देन मैं नेचुरली ही बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, और मैंने ऐसे लोगों से कम्पीट किया मेरी डिस्ट्रिक्ट में जिनको वो टाइम पे वो स्टेरॉइड्स ले रहे थे, और मैं उनके साथ कंपैरिजन में आया। 4th ग्रुप का मैं गोल्ड मेडलिस्ट 4 साल रहा। मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती। उसके पहले मैं 40 टाइम स्टेज पे आकर रिजेक्शन देख चुका था, क्योंकि बॉडी थी नहीं। तो आप डिमोटिवेट, जब आप स्टेज पे चढ़े, आप जीते नहीं, तो आपका कई लोग ऐसे कम्पीट करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन जब कम्पीट करते हैं उनके टॉप 5 टॉप 10 में भी नहीं आते, तो वो लोग कभी कभार वो छोड़ते हैं कम्पीट करना। तो आपके दिमाग में क्या लगा, व्हाट वाज इन योर माइंड जब आप जीते नहीं या टॉप 5 या टॉप 10 में नहीं आए? आप मोटिवेट कैसे हो आगे कम्पीट करने के लिए? मेरे फादर की कही हर एक चीज़ मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि हाथ की चीज़ कोई छीन के लेके जा सकता, नसीब की चीज़ नहीं लेके जा सकता। और मैं मेरे जो जजेस थे उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करता था कि उन्होंने जो जजमेंट्स लिए हैं वो मुझे इम्प्रूव करने के लिए लिए। अगर उन्होंने मुझे लाइनअप में पीछे खड़ा किया है, दे वांटेड टू सी मी अप, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ। तो बस मैं मुस्कुरा के निकल जाता था। नेक्स्ट टाइम फिर रेडी होकर आता था कि अब फिर जीतूंगा। और मुझे पता था मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, वो लोग कहाँ दिख रहा है। एक ट्रू प्लेयर, ट्रू एथलीट जानता है अपने एबिलिटीज़ को। मुझे पता था मैं सिर्फ खेलने के लिए जा रहा हूँ, मैं जीतने के लिए नहीं। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, मैं जीतने के लिए खेलता हूँ,
खेलने के लिए नहीं खेलता हूँ। तो मेरा वो जो टाइम पीरियड था तब मुझे लोग जानते नहीं थे और मैं चाहता था कि मैं जितनी बेइज्जती जितना रिजेक्शन तब बर्दाश्त कर लूँ, चल जाएगा, लेकिन एक बार नाम बना लूँ तब मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा। तो मैंने वो चीज़ पहले कर ली, उसके बाद में फिर वो वक्त कभी नहीं आया। So then you're a very successful athlete today, you're a fitness model. तो जब आप एक फिटनेस मॉडल होते तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है यार फिटनेस मॉडल always has to be, you know, always has to look huge, always has to be muscular at any point of time. तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल वजन बढ़ जाता है या यू गेट लिटिल आउट ऑफ शेप, लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हैव यू गॉन थ्रू इट? एग्जैक्टली। सी, हम लोग या फिटनेस एथलीट या फिर कोई एक्टर या कोई भी ऐसा लड़का जो आज नॉर्मली भी जिम करता है और किसी सरकमस्टांसेस की वजह से वो अपना जिम डिसकंटिन्यू कर रहा है, जैसे उसके एग्जाम्स आ गए, एक लड़का है 4-5 साल से वर्कआउट कर रहा है लेकिन उसके एग्जाम्स की वजह से उसके घर वालों ने बोला पढ़ाई में ध्यान दे दे, अब तुझे थोड़े दिन को ऑफ करना पड़ेगा। बॉडी हमारी एक नेचुरल मैकेनिज्म पे है, जिसका मैकेनिज्म ऐसा है, अगर तुम उसको हाथी की खुराक दोगे इट विल बी कन्वर्ट इनटू हाथी, अगर तुम उसको हाथी का तरह ट्रेन कर रहे हो तो वो वैसे रहेगा, लेकिन अगर उसको वैसे ट्रेन नहीं करी हो इट विल बी कमिंग बैक टू योर, जहाँ पर तुम जो चीज़ खा रहे हो वो मेंटेनेंस कैलोरीज है या जैसे भी उसको तुम रख रहे हो वैसे आएगा। तो इट इज़ लाइक इलास्टिक, जैसे आप उसको स्ट्रेच करोगे, एफर्ट्स लगा रहे हो, इट कैन स्ट्रेच, बट अगर एफर्ट लगाना छोड़ दोगे इट विल कम बैक। सो जो लोग डेली रोटी चावल दाल, सुबह उठ के 10 से 5 की जॉब और 2 टाइम का खाना, एक ब्रेकफास्ट, इन चीज़ों में है और अपनी बॉडी को रोज़ वैसे ही देखते हैं, उन्हें चल जाता है। लेकिन हम लोग जैसे जिन्होंने कोई चीज़ अचीव करी है बहुत सारी हार्डवर्क करके, बहुत सारे डिवोशंस के साथ में या सैक्रिफाइसेस के साथ में, हम लोग ने वो अचीव करके, तब अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ टाइम का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हम भी चाहते हैं कुछ चीज़ें खाना, हम भी चाहते हैं गैदरिंग में जाना, शादियों में जाना, दोस्तों से मिलना, जैसे वो खाते वैसे खाए, तो इसमें गलत क्या है? गलत है ही नहीं, है नहीं। तो वो लोग जो ये चीज़ सोचते हैं कि जिसने बॉडी बना ली बस उसको वैसे ही रहना चाहिए और वो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं हमसे, तो हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो इंसान खुद वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि उसने अपने सपने अपने आंखों से देखे हैं। वो दूसरों के बोलने पे कभी, एक बहुत पुरानी कहावत है ना, बाप बेटे गधा लेकर के चलते हैं, लोग बोलते हैं दोनों ने गधा ले लिया फिर भी पैदल चल रहे हैं, फिर बेटे को बैठा देते हैं, लोग बोलते हैं कि यार बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा है, फिर बेटा उतरता है बाप चलता है, लोग बोलते हैं बच्चे को गधे पे बैठा दिया बाप, आखिरकार वो गाँव पहुँचते तक वो दोनों गधे को सर पे रख लेते हैं और उसके गांव वाले बोलते हैं अब कि यार कितने बेवकूफ है कि गधे को सर पे रखे। तो यही चीज है, दुनिया आपको कैसे भी नहीं चलने देंगी, तो आपको चलना है अपने हिसाब से। करेक्ट। अगर आपके माइंड में प्लान कैसे करना है, अगर यू कैन फॉलो दैट इट बिकम्स इजियर टू सर्वाइव। यस। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि यार लोग अगर फिटनेस इंडस्ट्री के है भी नहीं, अगर फॉलो भी करते हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है, बट इफ दे सी इन वेरी गुड एथलीट्स आउट ऑफ शेप, दे विल स्टार्ट गिविंग बैड फीडबैक कमेंट्स, वो एथलीट को डीमोटिवेट करता है। Does it happen with you any time? Yes, multiple time. मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। एक बार मैं बहुत पम्प्ड अप, अच्छा पीक पे था और मेरे एक क्लाइंट है जिनका बियर बार है, उन्होंने इनवाइट किया कि आप बियर बार पे आओ और हम लोग फ़िश खाएंगे, फ़िश करी बनाएंगे। मेरा शेफ बहुत अच्छा बना था, तो हम लोग वहाँ फ़िश करी खाने के लिए गए। अब काउंटर पे 2 लोग अपना मस्त ड्रिंक वगैरह कर रहे थे और उन्होंने बस देखा, भाऊ तुझी बॉडी चांगली आहे। दूसरा बोलता है कि काही फायद्याची नाही त्याची बॉडी, ते पावडर घेतो। करेक्ट। हाँ, त्याची बॉडी है ना, आता तुझी किडनी फेल होईल। मैं बोला तू जो चीज़ पी रहा है उसका तुझे कोई अंदाजा नहीं, उस पर लिखा आता है, सब चीज़ें पता है, फिर तू वो पी रहा है, लीवर किडनी वगैरह तू डैमेज कर रहा है और तू इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है जो हाई फैसिलिटी में बनी है, जो ऐसे मिल्क, हाँ बना कहाँ से, मिल्क का प्रोडक्शन है भाई, मिल्क का एक्सट्रैक्शन है, सारे इतने बड़े बड़े ह्यूज प्लांट्स, न्यूट्रोसॉटिकल्स कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो लोग इसमें उतरे हैं, वो लोग कैसे बना रहे हैं, हम लोग इतना महंगा चीज़ खरीद रहे हैं और बस इसने उठाया ज़बान और लगा दी सारी चीज़ें जैसे बोलना था। एक ये चीज़ हो गई। सेकंड, अब एक कोई मिल गया, यार तेरी बॉडी उतर गई। हाँ, मैं बोला यार अभी सीढ़ी लगा दिया था गलती से, उतर गई। कहीं होंगी इधर लेकर आ। अरे यार आप कैसे कुछ बोल सकते हो जबकि आपने जिम जाके एक
महीना भी कंसिस्टेंसी से वर्कआउट नहीं किया है, उस इंसान को आप कैसे बोल सकते हो? जो माइंड से स्ट्रांग है, चलो वो ठीक है, बर्दाश्त कर लेगा। आप किसी इंसान को बोलोगे ना तू बीमार दिख रहा है, फिर दिन में दूसरा मिला तो बीमार दिख रहा है, भले वो बीमार नहीं हो, उसको बीमार जैसा फील होने लगेगा। आप क्यों उसको पॉजिटिव बात नहीं करते हो? मैं देख रहा हूँ फॉरेन में ऐसे एथलीट है, ऐसे बेचारे लोग हैं जिनका अच्छा फिजिक है और वो बेगल्स की तरह खड़े रहते हैं और लिखा होता है वहाँ पे कि प्लीज़ डोनेट फॉर माय वे प्रोटीन। ऐसे भी करते हैं लोग, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, देकर जाते हैं, उनको फंड देकर जाते हैं। हमारे आगे हट्टा कट्टा काम कर ले, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, बस इतना है। तो है यहाँ पे लोग हमारे जो कि खुद कुछ नहीं करते ना उन्होंने किया है, बट लोगों को जो एथलीट है उनको बुरा फील करवाते। और उन एथलीट को मैं ये बोलना चाहूँगा, कभी भी उन लोगों का सुनकर आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि आपने अपने सपने देखे अपनी आंखों से, तो वो कोई और ड्राइव नहीं कर सकता। तो आप प्लीज़ उन लोगों का अपने आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने देना। ऐसे समझना आपके कान पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड लगी है, इधर से कुछ जाता ही नहीं अंदर, जाने भी मुस्कुरा दो, हाँ मुस्कुरा दो उनकी तरफ और जाने दो बस। जिस दिन, एक बात बताता हूँ आपको, जिस टाइम पे मैं फर्स्ट कंपटीशन compete करने के लिए वेइंग स्केल पे खड़ा था, मुझे जिन लोगों ने ये कहा था कि तेरे पैर मोमबत्ती और हाथ अगरबत्ती है, तो मैंने उनको कहा था एक दिन आएगा जब तुम ये कहोगे कि तुम मुझे जानते हो। और आज वो कहते हैं लोगों को कि हम इसे जानते हैं। दैट्स इनफ। एक्शन से जवाब दो, उन्हें बोलकर अपनी एनर्जी लॉस मत करो, दैट्स इट ना। आप उसको बहुत ज़्यादा सोचकर चलो, वो इम्पोर्टेंस थोड़ी है आपके लिए, आपके गोल इम्पोर्टेंट है इसलिए। एब्सोल्युटली। नाउ जब आप फॉर एग्जांपल होर्डिंग्स देखते हैं जिम्स के बाहर होर्डिंग्स रहते हैं, प्रमोशंस रहते हैं, एंड वी सी बॉडी बिल्डर्स, मेन फिजिक एथलीट्स, लोग देखते हैं, इंप्रेस होते हैं, यार हमारी बॉडी भी ऐसी होनी चाहिए। वी कॉल देम अनरियलिस्टिक बॉडीज, क्योंकि वो एक एथलीट का बॉडी होता है। Exactly. आम आदमी वैसी बॉडी नहीं बना सकता। अगर बना भी सकता, क्या करेगा इतना बड़ा बॉडी बना के, इतना ह्यूज बना के? आम आदमी। एग्जैक्टली। सो सी आवर फिटनेस इंडस्ट्री इज प्रमोटिंग fitness for everybody. Fitness is very important, but unrealistic promotions, isn't it wrong? Yes. What is your take on that? See, दुनिया की आदत है, जो भी चीज़ खरीदना चाहेंगी ना, बेटर वर्जन में खरीदना चाहेंगी। तो जो भी इंडस्ट्री अपनी चीज़ को शोकेस करती है, वो लोगों के नज़रिए के हिसाब से शोकेस करती है। जैसे आप और मैं जब छोटे थे, हम वो टाइम पे बनाना अगर ख़रीदते थे तो ये कहा जाता था कि अगर बनाना के ऊपर छींटे हो, दाग हो तो वो अच्छा है। आज किस टाइप के बनाना खरीदे जाते? बिल्कुल पॉलिश्ड, येलो, कोई निशान नहीं, दाग लगा हो तो अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें चेंज हो रही है। अब अगर कोई नेचुरल बंदा है, जैसे जीत सलाल हो गए, ये अभी कई सालों से वर्कआउट कर रहे हैं, बट ये वैसे ही है, बट इनको कोई पीसीडी की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई ऑर्गन का खतरा नहीं है, ये मेंटली भी फिजिकली भी फिट है। और फिटनेस क्या है यही लोगों को नहीं पता। क्या बड़े डेल्ट फिटनेस है? क्या बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होना फिटनेस है? क्या आपके एब्स होना फिटनेस है? ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ऐसे सारे एलिमेंट्स मिलकर फिटनेस बनाता है। करेक्ट। तो कैलिस्थेनिक्स, दे डोंट हैव ह्यूज बॉडी बट दे हैव एबिलिटी टू मूव योर, उनका बॉडी अपने हिसाब से वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मूव करते हैं। तो अब वो लोगों को शोकेस करना है तो क्या करेंगे? मेरे पास में ऐसा भी होता है, मैं हूँ बॉडी बिल्डर, मैं हूँ फिटनेस मॉडल, और पावर लिफ्टिंग ब्रांड्स के गेयर्स की ऐड मुझे आती है। पावर लिफ्टर्स को क्यों नहीं? क्योंकि वो बेचारे मोटे दिखते हैं। शोकेस क्या करना है इन्हें? अच्छी फिजिक। हर कोई लैरी व्हील्स नहीं होता। करेक्ट। तो अगर पावर लिफ्टिंग ब्रांड है तो दे विल हैव टू शो पावर लिफ्टर। वो पावर लिफ्टर उतना हैवी इंटेंसिटी से वेट उठा सकता है। यस। बट एक नो ऑफेंस, बट एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट दैट मच वेट एज अ Exactly. पावर लिफ्टर। तो इफ आई एम अ ब्रांड ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग लाइक दैट, मैं गलत चीज पोर्ट्रे कर रहा हूँ। यस। तो वही चीज़ है कि लोगों ने अभी जैसे कुछ ब्रांड्स है, या जैसे आपने कहा जिम के पोस्टर्स ऐसे लगे होते हैं, अब वो बॉडी को अचीव करने के लिए जिस दिन उसका शूट होता है, उस शूट के लिए उसने कितने पापड़ बेले हैं, अपना सॉल्ट बन करा है, वाटर बन करा है, बहुत सारा पंप करा है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करी है। उसके बाद वो फोटो सेलेक्ट हुई, 100 फोटो निकलने के बाद एक फ़ोटो सेलेक्ट हुई, वो आपके सामने बैनर पे आई, वो भी एडिटिंग के साथ में, और आप चाहते हो वैसे बनना।
और वो सस्टेनेबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। आपकी बॉडी, मेल बॉडी 12% to 18% के बीच में बॉडी फैट कैरी करना चाहिए, और आप 4% पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप बहुत लंबा नहीं जा पाओगे, आपकी इम्यूनिटी जाएंगी, आपके लिबिडो, स्पर्म काउंट्स, बहुत सारी चीज़ों पे आपके इफेक्ट पड़ेगा। तो एज एन एथलीट आपने भी पीईडीज ली होगी? यस। या तो आप लेने से पहले आपने रिसर्च किया उसके ऊपर, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कंज्यूम व्हेन यू कंज्यूमिंग पीईडीज, यू जस्ट कांट कंज्यूम पीईडीज। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से समथिंग फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। मैंने अपने करियर के 9 ईयर्स, मैं यहाँ इनको फोटोज़ देने वाला हूँ, मैंने वो 9 ईयर्स में क्या फिजिक अचीव करी थी। पहले आप यूथ को कहना चाहूँगा, पहले आप उसके आसपास की फिजिक अचीव करो, तुम्हें पेशेंस रखो अपने आप में कि आप वो फिजिक अचीव करो। उसके बाद think about to take PEDs, and not only PEDs, you should have to take care of your organs, your pocket and your mental health, because PEDs will burst out everything what you have, wealth, your mental health, your organs. So you should have to aware from all the aspects. So तो आपने जब लिया था PEDs तो आपको क्या हुआ था एग्जैक्टली? और विल टॉक अबाउट जब आपने लिया था इंट्रोड्यूस टू पीडीएस, साइड इफेक्ट्स के बारे में आपने रिसर्च किया होगा तभी? यस, ऑब्वियसली। समझदार इंसान वही है जो किसी ट्रेन में या व्हीकल में सफ़र कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए ये कहाँ तक जाएंगी और कहाँ रुकेंगी। और अगर वो नहीं समझदार और बस उसे जाना था कहीं और वो बैठ गया किसी और ट्रेन में, तो सफ़र पे तो चला गया लेकिन मंजिल पे नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है, एट लीस्ट आप जो कंज्यूम कर रहे हो, और ये तो कंज्यूम करने के ऊपर की बात है, आप इंजेक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ही कह रहा हूँ, सबसे पहली बार मैं किसी कैमरा पे आकर ये बात कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यूथ में जिस तरीके से फिटनेस को पोर्ट्रे किया जा रहा है आज, कि मैंने इन्हीं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखे हैं, ये कह रहे हैं मैं 2 साल से स्टेरॉइड नहीं ले रहा था तो मेरी बॉडी बन ही नहीं पा रही थी, मैं नेचुरली कर रहा था, बट अब मैं ये ले रहा हूँ ना, अब बन जाएगी। मैं ऐसे एथलीट को जानता हूँ जो कैमरा पे आके ये चीज़ बोले, भाई तुम्हें शर्म नहीं लगती कि तुम अपने जनरेशन को, आज तुम किसी के बच्चों को ख़राब कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चों को कोई और ख़राब करेगा, लिख के लेना। तो अगर आप पीईडीज ले रहे हो तो आपकी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए, आपने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कुछ तो करनी चाहिए, आपकी बॉडी का कुछ पोटेंशियल तो आपने शो करना चाहिए। बस आपने लगा दिया तो आपकी बॉडी का नेचुरल पोटेंशियल क्या है, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी, वो तो कोई देख ही नहीं रहा है, बस बहुत जल्दी है। इवन मैंने जिम्स में देखे नॉर्मल फीमेल्स, अभी मेरी किससे कुछ दिनों पहले बात हुई, कहते हैं कि स्टेरॉइड्स ले रही हूँ, मैं क्लेनबेट्रॉल ले रही हूँ अपना फैट लॉस करने के लिए। व्हाई आर यू फॉलोइंग कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान? आई थिंक द थिंग इज, जो आप बोल रहे हैं ना, कई लोग ले रहे हैं एंड द रीजन ऑफ देम कंज्यूमिंग इट इज बिकॉज देयर लाइफ इज ऑन सोशल मीडिया, उनको रिजल्ट्स इमीजिएटली चाहिए। अगर इफ आई गो फॉर अ फैट लॉस प्लान, इट विल टेक मी 4-5 months टू अचीव माई बेसिक टारगेट, बट 4-5 महीने इज अ लॉन्ग टाइम। अगर मेरे को 20 दिन में अगर फर्क दिखेगा तो वाई शुड आई वेट फॉर 5 months? तो लोगों को सब फास्ट चाहिए, फास्ट ऊपर जाएंगे फिर रॉकेट की तरह। वो साइड इफेक्ट्स कोई सोचता नहीं, ज़्यादा करके जितने भी ये लोग हैं जो चीज़ें एक्चुअली अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो लोग साइड इफेक्ट्स नहीं देखते, वो रिजल्ट्स देखते हैं। एंड दैट्स हाउ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर अकरिंग, व्हेयर यू सी लॉट ऑफ पीपल वर्क आउट इन द जिम आर हैविंग इश्यूज। यस, डेफिनेटली दे आर गोइंग फॉर फिटनेस बट दे आर डूइंग समथिंग एल्स। अभी यानी अगर मैं बताऊँ कि किसी इंसान को क्लेनबेट्रॉल की क्या ज़रूरत है अगर उसको फैट लॉस करना है, सी पहले आपको फैट लॉस करना है तो आपकी फूड हैबिट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका स्लिप, आपकी कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान, ये बेसिक चीज़ है जिनको आपको सही से मॉनिटर करना चाहिए। आपका वर्कआउट पैटर्न, आप बस एक टैबलेट जो इतनी सी है वो आपको क्या करके दे देंगे, और इसका रिबाउंड भी है। बहन की शादी है, गोवा घूमने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बस उसके लिए टेम्परेरी गोल्स आपको अचीव करने के लिए आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो परमानेंटली। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो जिम में ट्रेनर्स मेंबर्स को Exactly. देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अभी इफ यू आर माई ट्रेनर एंड आई ब्लाइंडली ट्रस्ट यू, ना बोलेंगे कि अरे ये ले लेना फ़र्क पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली इफ आई ट्रस्ट माई ट्रेनर आई विल लिसन टू माई ट्रेनर। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पूछते यार आप क्या दे रहे मुझे, एंड एक्चुअली गो एंड गूगल इट एंड से अरे क्या है चीज़ें, साइड इफेक्ट्स क्या है,
एडवांटेजेस क्या है, कम लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं, एंड देन दे गो अप टू, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जैक्टली, अभी इसमें दो राहें हैं। जैसे आपने कहा कि ट्रेनर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही चीज़ें उन्हें गाइड करे, ऐसे ना बोले। अब ट्रेनर्स की साइड, उन्हें जिम से सैलरी कम मिल रही है, गरीबी का फेस कर रहे हैं, उनको अपने एम्बिशंस पूरे करने हैं, उन्होंने जैसे लेकर बनाई वो अब तक के सेफ़ है, 3-4 साल से बनाई, उनको लग रहा मैं सेफ़ हूँ, उनका नॉलेज उतना ही है, वो कर रहे हैं। लेकिन जिसको लेना है, एटलीस्ट गो टू द गूगल करो, वहाँ देखो सेफ़ है नहीं सेफ़ है, अपने आप का डिसीजन लो ना। अगर किसी ने बोल दिया, कोई दुकानदार है, आप जा रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको देगा, ये ले लो, आप लोगे? नहीं लोगे ना, रिसर्च करोगे। तो अब आपकी बॉडी के साथ जो खिलवाड़ करने वाली चीज़ है, आप उसको क्यों ले रहे हो? आप भी तो मतलबी हो, आप भी तो ये सोच रहे हो कि आपको जल्दी फ़र्क पड़ जाए। तो इसका फ़ायदा वो ज़रूर उठाएगा, क्योंकि आप उसकी नहीं सुनोगे तो किसी और की सुनकर ले लोगे, तो क्यों वो दूसरे का फ़ायदा करेगा, अपने ही लिए कुछ फ़ायदा कर लेगा। वो ये चीज़ नादानी में कर रहा है, पैसे गलत तरीके से कमा रहा है, वो उसका कर्मा उसके साथ। लेकिन अगर आप ये चीज़ डिमांड कर रहे हो तो सप्लाई बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि लोग जा करके बोलते हैं मुझे उसके जैसे बॉडी बनाना। अब मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास में 7-8 साल पहले आया, ही शोज मी, अब एक फिटनेस मॉडल का पिक्चर बताया, मुझे ऐसे बनना है, ही इज़ वेजिटेरियन, वेजिटेरियन होकर वो कहता है मुझे ऐसे बॉडी बनाए। मैंने कहा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये प्रोफेशनल मॉडल है, इसने बहुत सारी चीज़ें करी है, ये इन्हांस्ड है, आप नहीं कर सकते। वहीं पे मैंने जब नहीं कह दिया और उसको कहा अगर ऐसे बनाना है इसकी 50% भी, इट विल टेक 2 years, उसमें सब्र नहीं था, वो गया किसी और ट्रेनर के पास, उसने उसको बहुत मोटा चार्ज किया, पैसे लिए, सप्लीमेंट्स दिए, स्टेरॉइड्स दिए, सब चीज़ें करी, और उसके बाद भी वो 2 साल बाद वैसे ही दिख रहा है। मैंने बोला हो गई? कहता है आप कड़वे कर ही लो, मुँह पे कह दिया आपने कि नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसने मुझे पागल बनाकर पैसे ले लिए। और सब ऑब्वियसली अगर सामने से कोई आ रहा बोल रहा लूट लो मुझे, तो क्यों नहीं लूटेगा? एग्जैक्टली और यार उसकी ज़रूरत थी, तुम ज़रूरत बनकर गए, तो तुमने समझदारी लेनी चाहिए। इतना फास्ट एक्शन लेने ही नहीं चाहिए लाइफ में कभी भी, किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप उस चीज़ का हार्म फिर आपको बेयर करना पड़ेगा। ना जब आपके फोटोग्राफ्स देखते, वीडियोस देखते सोशल मीडिया पे, एवरी पोस्ट दैट कम्स आउट यू लुक इनक्रेडिबल, बट टू लुक इनक्रेडिबल देयर आर ऑब्वियसली सेटबैक्स एंड इंजरीज। So have you had any major injury that has pushed you back and you had taken a lot of time to recover that? Yes. उसके बारे में what injuries have you gone through? Goosebumps खड़े हो जाते। I was preparing for शेरू क्लासिक। अच्छा। मैंने फीस पे कर दी थी, और जब तो 6,000 या 6,500 ही फीस थी। कौन which year are you talking about? 2016। अच्छा। यस, तो मैंने अपनी तैयारी शुरू करी, सब बढ़िया से चल रहा था। अब हुआ ऐसे कि एक फला जिम थी मेरे एरिया में, उसका लैग पुल डाउन का जो बायो मैकेनिक था, वो थोड़ा गलत से, उसका हैंडल भी उन्होंने गलत ही लगा दिया था। अरे बाप रे। असेंबल करने के टाइम पे। हाँ। फिक्स था, उसमें एसी जॉइंट मेरा इंजर्ड हो गया, पोस्चरल डिसेबिलिटीज़, उसके बाद में मेरा राइट शोल्डर का लब्रम लिगामेंट दोनों पार्शल, ग्रेड 2 के पार्शल टेयर हो गए, और मेरा पेन सिर्फ एसी जॉइंट पे नहीं, वो क्लैविकल से होते होते स्टर्नम के बीच में भी होने लग गया। सीरियसली एकदम 1 लीटर का पानी का बोतल मैं लिफ्ट नहीं कर पाता था। तो डेली मैं क्लाइंट को सपोर्ट दे रहा हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अब ट्रेनिंग के भी काम नहीं, स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी को डेमो नहीं दे पाऊँगा सिखाने के लिए, मैं जिम तो क्या। तो 85 kg से मैं 62 kg तक आ गया। 8-9 महीने हो गए मैं डॉक्टर सब जगह जा रहा हूँ, कोई कह रहा है सर्जरी करनी पड़ेगी, बोन काट कर ऐसे करना पड़ेगा, सारे डॉक्टर सर्जरी कह रहे थे। देन मैं बहुत ज़्यादा फ्रजाइल, बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा नर्वस कि अब करूँ क्या, लाइफ तो ख़त्म हो गई, अभी क्या कर सकते हैं। बट कहते हैं ना, यानी पापा ने कहा कि टेंशन मत ले, कुछ नहीं हुआ तो और कुछ सोच के रखा है, बट वो चीज़ ने एक हिम्मत दी। फिर उसके बाद में पूना आया डॉक्टर बाबुल करके यहाँ पे, उन्होंने सारी हमारे रिपोर्ट्स देखी भी नहीं, उन्होंने बोला इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, उन्होंने एग्ज़ामिन किया पर्सनली और कहा कि तुम्हें पूना रुकना पड़ेगा। कहा पूना रुकना पड़ेगा और ट्वाइस अ डे यहाँ पे हॉस्पिटल आना पड़ेगा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए, और आपको मेडिसिन दे रहा हूँ वो लेनी है। ठीक है, मैं एक फ्रेंड के यहाँ रुका, वहाँ से बाइक लेकर रोज़ दीनानाथ मंगेशकर जाता था 2 टाइम पर। उन्होंने 3 महीने के लिए स्टे करने के लिए कहा। मैं सेकेंड डे ही जहाँ पे मेरा वो फिजियोथेरेपी चल रहा था डॉक्टर अमृता के अंडर, उनसे मैंने पूछा डॉक्टर अमृता ये जो लोग कर रहे हैं सभी और मैं कर रहा हूँ, सभी सेम चीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि
आपको हम समझा नहीं सकते, बट आप ये करो ट्रस्ट के साथ में, आपको ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे समझाइए, समझाओगे तो मैं जल्दी इसको समझूंगा और अच्छे से करूँगा। तो कहने लगे कि देखो क्या है, एनाटॉमी आपको हम समझा नहीं सकते हैं। मैं बोला मैं मेरा बैकग्राउंड बता दूं, मैं ACSM से सर्टिफाइड हूँ, तो मैं एनाटॉमी समझ सकता हूँ। मैंने उनको मेरे प्रीवियस पिक्चर्स बताए कि मैं एथलीट भी हूँ, तो उन्होंने देखा ट्रैप्स एंड ऑल, तो कहने लगे कि अच्छा तो ऐसा है कि आपके AC जॉइंट जो है वो जगह कम हो गई है, आपके रम्बॉइड्स जो स्टेबलाइजर्स है वो स्टेबलाइजर्स अपनी जगह से ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, और आपकी चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जा चुकी है राइट आर्म की, ड्यू टू हेवी वेट ट्रेनिंग, नो स्ट्रेचेस, नो स्पोर्ट्स मसाज, नथिंग। और उसी में एक्सीडेंट भी हो गया था, तो गिरा तो इसी शोल्डर पे गिरा था। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई कि हमें आपके स्टेबलाइजर्स जो है, स्टेबल करने वाले मसल जो है, उनको स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेंगी, उसको जाकर के आपका पोस्चर रिकरेक्ट होगा, देन वहाँ पे जो बोन में जितनी इनफ अमाउंट में स्पेस चाहिए उतनी स्पेस बनेगी। तो सबलक्सेशन जो हो रहा था 2 जॉइंट के बीच में, वो पेन की वजह से हो रहा था, वो उसकी वजह से पेन होता था, तो वो बंद हो जाएगा। और एग्जैक्टली फिर मैंने उसको समझा, मैं उसको एनाटॉमिकली समझ कर मैंने वैसे ही उनके सारे स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट किए। 1 वीक के बाद में डॉक्टर के पास में फिर कैबिन में लेकर गए, वहाँ चेक किया, आई फील ओके, एकदम बढ़िया। फिर मैंने कहा मैं घर जाकर ये करूँ तो चलेगा? वो कहने लगे ठीक है, बट मेडिसिन कंटिन्यू लेना। 1 महीने के बाद में मुझे कोई फील नहीं हुआ कि मुझे पेन था वहाँ पे। आफ्टर दैट आई वॉन इन 2017 जेराई ओवरऑल टाइटल। अच्छा, हाँ, फिर जेराई क्लासिक जो हुआ था मुंबई में, जेराई क्लासिक, वो उसके बाद में फिट फैक्टर, जब बॉडी पावर होता था फिट फैक्टर का, वहाँ पे हाँ, वहाँ पे मैं फिटनेस मॉडल खेलने गया था, और टॉम कोलेमन वहाँ पे जज थे। तो उन्होंने कहा कि ह्यूज दिख रहा है बॉडी, तो हम तुमको मसल मॉडल कैटेगरी में डाल रहे हैं। और मुझे मसल मॉडल कैटेगरी का कोई पोज नहीं आता था। मैंने वहीं पे किसी एक बद्री करके एक दोस्त वहाँ पे बने, उनसे सीखा, और मैं सेकेंड डे जाके वो परफॉर्म किया। सुबील ताहिर वॉज फर्स्ट, राहुल सेकेंड, एंड आई वॉज थर्ड। ओके। उसके बाद में मेरा कॉन्फिडेंस हाई कि मैं अब कर सकता हूँ। फिर और मैंने बाकी की चैम्पियनशिप जीती वहाँ पे खेलते खेलते। तो आई फील लाइक मैं अब रिकवर हो चुका हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया। इंजरी ऐसी थी कि लोग सर्जरी का कह रहे थे, लेकिन मैं अब सर्जरी से दूर हूँ। उस ड्यूरेशन में जो मेरे साथ में चीज़ें हुई वो ऐसे ही थी कि क्विट करने जैसे सीन था कि शायद अब मैं कभी नहीं आ सकता इस फील्ड में। लेकिन इंजरी इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, आपको इंजरी होंगी जस्ट टू चेक योर पोटेंशियल, के क्योंकि एक तीर को आगे जाने के लिए उसको जितना पीछे खींचोगे उतनी ज़्यादा रफ्तार मिलेगी। तो बस वो जो मेरा फेस था वो पीछे खींचने वाला था ताकि मुझे और आगे पुश करे, और एग्जैक्टली उसके बाद में मेरा पुश बहुत हार्ड था। राइट। तो आपने इतने सारे टाइटल्स जो जीते हैं मिस्टर इंडिया के, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years एज एन एथलीट? सी एथलीट के लिए मैं ऐसा हूँ अभी कि मैं शायद खेलूँ, क्योंकि आई हैव टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने ऑर्गन्स को और हार्म पहुँचाऊँ। तो मैं थोड़ा सेफली जाना चाहूँगा। अगर मुझे खेलना है तो मैं बहुत सेफली जाऊँगा, लेकिन पहले मैं सारी चीज़ें एग्जामिन करके चलूँगा, मेरी वेल्थ स्ट्रॉन्ग करूँगा, क्योंकि एक शो compete करने के लिए यू शुड हैव टू लाइक कलेक्ट अमाउंट 5 to 6 lakhs एक शो के लिए। यस, आपका HGH ही 20 to 25,000 का आता है, जो कि आपको 25 days में ख़त्म हो जाता है। PEDs के बाद में आपके प्री प्रोबायोटिक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड लीवर सपोर्ट, Q10, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऑर्गन्स को सेव करने के लिए लगती है। उसके बाद में आपको फूड अच्छे खाने, ब्लूबेरीज हो गई है एंटीऑक्सीडेंट के लिए, आपका चिकन, एग्स, फिश, सारी चीज़ें। तो इट्स नॉट इजी, इट्स एब्सोल्युटली नॉट इजी फॉर एन एथलीट टू गेट देयर। तो मुझे पता है कि जब एथलीट्स compete करता है कि जब उनका टॉप 5 में भी नाम नहीं आता तो कितना डिसअपॉइंट होते हैं, बिकॉज सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड मनी इज पुट टू इट। एग्जैक्टली। जब मैं जीता हूँ, मुझे मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं उनके लिए बहुत अफसोस होता है कि जब मैं हारता था, जो मुझे फील होता था आज उनको भी हुआ है। मैंने जब 2023 में खेलना स्टार्ट किया, तब मैं पहले ही शो खान क्लासिक मैंने खेला। वहाँ पे जब मैं जीता तो मैंने मेरे साथ के जितने एथलीट थे उनमें से सबको पूछा, भाई सॉरी मैं जीता हूँ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है आप सबके लिए कि आपने भी मेहनत करके आई थी। लेकिन ये गेम इतना पॉजिटिव है ना, सारे एथलीट एक दूसरे को
बस प्यार देते हैं और वो समझते हैं कि कौन कितना अच्छा है इसलिए जीता है। ये बात बहुत पुरानी हो गई कि एथलीट में राइवल्स होते हैं, वो सिर्फ पोज करने के टाइम पे। वो राइवल्स है स्टेज पे बस जब पोज कर रहे हैं बैकस्टेज तो सारे दोस्त ही है यार। अच्छा, राइवल्स भी कहाँ पर है? जब सिर्फ पोज कर रहे हैं तब। अगर हम एक लाइनअप में भी खड़े, एक दूसरे का टाइमिंग खराब है, हम ठीक करके देते हैं। अच्छा, एक एथलीट इधर सामने खड़ा है और मैं इधर बैक का पोज कर रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहा है थोड़ा और खोल बैक, थोड़ा और खोल बैक, जबकि हम साथ में स्टेज पे खड़े हैं। तो ये पॉजिटिविटी है हम लोग एथलीट्स की स्टेज पे, कि हम लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन जीते कौन हारे, सबको पता है सब एफर्ट्स लगा के आए, सबकी फैमिली घर पे जाकर वेट करी कि ट्रॉफीज़ लाएगा, मेडल्स लाएगा। तो हम एक दूसरे में एक दूसरे को देखते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीते कौन हारे, दुश्मनी या फिर बुराई कोई दिल में नहीं रखता है। Right. But where do you see yourself in the next 5 years as an athlete? Competing on what platform, on what stages? या आप maybe you only going to be a fitness model and stay at it as it is, or Yes. आप compete करने वाले or looking at bigger stages? अगर मैं compete करना चाहूँगा तो अगर मैं compete करना चाहूँगा तो इस बार मैं बहुत तगड़ी कंपटीशन के लिए तैयारी करूँगा, और इंडिया में जैसे शेरू क्लासिक होता है, एमेच्योर ओलंपिया, वहाँ के लिए और बाहर जितने शोज़ होने जा रहे हैं उस टाइम पीरियड में, अगर मैंने अच्छी फिजिक अचीव कर ली है तो मैं मेरा पैसा और टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, मैं सारे शोज़ खेलूँगा, और वो शायद मेरा लास्ट सीजन रहेगा। Okay. So you'll have one last jump, but when you're fully ready. यस। जब मैं पिछली बार से इस साल भी आया 2023 में, इस सीज़न में भी जब मैंने खेला, तो आई गेन 8 kgs मसल मास। No. So is someone coaching you? Are you under someone? Yes, Mr. Murtaza sir. अरे वाह, very nice. Yes. Okay, so Murtaza is coaching you as well. Yes. He's one of the top coaches that we have, prep coaches that we have in the country. Definitely, he is a top most prep coach, and he is a very humble person. Whenever you call him, he will give you a full-fledged time. आपको पूरी तरीके से इत्मीनान हो जाए वहाँ तक के आंसर देंगे, regarding your blood reports, regarding your goals, regarding your diet and workout and all. मैं उनको ज़्यादा परेशान तो नहीं करता हूँ, मैं अपना वर्कआउट प्लान खुद करता हूँ, डाइट प्लान खुद बनाता हूँ, मैं उनको सेंड कर देता हूँ ये इसमें सही है या नहीं। पीडीज़ के लिए मुझे चाहिए कि मैं एक ऐसे इंसान के सुपरविजन में रहूँ जो मुझे सेफ रखकर चले, तो आई डेफिनेटली go to him. Okay. Now since you were talking PDs, athletes जो compete करते हैं, they have to struggle a lot to get money. Yes. Whether it is competition, whether it is their PDs, whether it is their nutrition, whether it is their supplementation, everything they require money. Now, lot of athletes who are competing are also personal trainers. उनको members को भी train करना है, plus they have to get ready for a competition. Do you think it is right for an athlete to train members during the phase of competition when they are on PDs? See, अगर आप पीडीज़ पे हो, सब एथलीट को पता है, ट्रेन ले रहे हैं, बहुत एग्रेसिव सॉल्ट है, आप सही डिसीजन नहीं लेते हो, वो डिसीजन लेने के बाद में आपको भी एहसास होता है कि आपने सही नहीं लिया। आप इतने एग्रेसिव रहते हैं कि आप कभी किसी को कुछ बोल देते हो, कोई चीज़ कर देते हो, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो जाते हो। एग्रेसिव एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, WWE के रेसलर थे क्रिस बेनवो, उन्होंने बहुत पहले he died in the ring apparently. उन्होंने रातों रात अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था। तो अगर आप हो ऐसी चीज़ों में, अगर आप हो ऑन साइकिल, तो बी केयरफुल विथ योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स। आपको किसी के बोलने का बुरा लग जाता है बहुत जल्दी, आप गुस्सा कर लेते हो। आप अगर खुद एथलीट हो, स्टेज पे कम्पीट करने जा रहे हो, तो आपको किसी को ट्रेन करना नहीं चाहिए लाइक विथ स्टेरॉइड्स। आप अगर पीटी दे रहे हो, पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हो, विच इज़ ओके, वो भी आराम से, लेकिन ऐसे नहीं कि आप जैसे वर्कआउट करते हो आप अपने क्लाइंट को ऐसे करो। मैंने आज सुबह में 20 किलो से बाइसेप कर्ल करे थे सर, आपको भी उतना ही करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वो जिस गोल के साथ में आपके जिम में आ रहे हैं, आपको उनके गोल को दिमाग में रखते हुए उनको वैसे ट्रेन करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जब पीडीज़ पे हो तो आपका एक तो है अर्निंग सोर्स, दूसरा कुछ है नहीं। अब उनको पीडीज़ में खर्च करने के लिए भी पैसे लग रहे हैं, वो कमाएंगे भी कहाँ से? करेक्ट। तो वो भी एक चीज़ है, तो हम उनको बोल नहीं सकते कम्प्लीटली बंद करें, लेकिन मेडिटेशन करें ताकि वो काम रहे और चीज़ों को सही से लेके चले, या अच्छे कोच के अंडर, अच्छे कोच के सुपरविजन में आप सही डोसेज ले ताकि आपको ऐसी चीज़ें ना हो। राइट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात किया था कि जिम में हो से पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे हुए एथलीट्स के,
एंड वेयर एथलीट्स हैव टू गेट देमसेल्व्स रेडी फॉर अ शूट, सॉल्ट कम करना पड़ता, पानी कम करना पड़ता, एंड आउट ऑफ 100 फोटोग्राफ्स 1 फोटोग्राफर सिलेक्टेड. सो मैं अगर एज अ फिटनेस मॉडल की बात करें, दे हैव टू लुक एट द बेस्ट शेप एवर. सेम गोज विद एन एथलीट. अभी आप दोनों है, एज एन एथलीट एंड एज अ फिटनेस मॉडल, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अगर यू लुक एट टू थिंग्स सेपरेटली? फिटनेस मॉडल अगर आप हो तो मेरे लिए तो लाइटली चला जाता है बहुत. लाइक पोज करना एंड ऑल, फिटनेस मॉडल का सबसे मेन गियर होता है पोज करना. इफ़ यू हैव ग्रेट फिजिक, सो यू शुड हैव टू शोकेस दैट प्रॉपरली. आप में मार्केट एबिलिटी चाहिए आप अपने आप को सही से शोकेस करने के लिए. तो आप कैमरा पे कैसे दिख रहे हो ये आपको खुद समझ के आपकी पूरी बॉडी को फ्लेक्स करते आना चाहिए. लाइक आप देख रहे हो चेहरे पे कामनेस, बॉडी फुल्ली आपकी डिहाइड्रेटेड और आप प्रॉपर पोज कर रहे हो. आपको चेहरे से कभी नहीं लगेगा मैंने एफर्ट लगाया है, लेकिन एफर्ट्स इतने थे कि दूसरे दिन मेरे बैक में पेन हो रहा है. हाँ, दिखता है बहुत ऐसे कामली कर रहा है, लेकिन वो पोज इज जस्ट आर्ट. मेरी पोस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो हर पोस्ट मेरी सेव होती है. लोग उसको अपने आप ट्राई करते हैं कि ऐसे पोज करें, और वो सारी पोज मैंने अपने आप से सीखी है. और एक और क्रेडिट देना चाहूँगा मिस्टर रोहित आर क्लिक्स जिनका स्टूडियो है, उन्होंने भी बहुत मेरी पोजेस सही करने का काम किया है. लेकिन मेरी पोजेस मैं पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली किया करता था. तो आप खुद प्रैक्टिस करते बिफोर यू गो फॉर अ शूट? यस. जैसे स्टेज पे चढ़ने से पहले हर एथलीट प्रैक्टिस करता है पोजिंग. पोजिंग एज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ रूटीन. इट डजंट बिकम कि मैं शो से पहले ही पोजिंग सीखूंगा. डेली अपेरेंटली जितनी भी एथलीट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, डेली वर्कआउट के बाद उनका पोजिंग रूटीन रहता है. ये बेनिफिट है इसका, आपके न्यूरोमस्कुलर पाथवे अच्छे होते हैं. आप अपने मसल्स को सही अंडरस्टैंड कर पाते हो. अभी कई बॉडी बिल्डर्स हैं वो फ्रंट पोस्ट डबल बाइसेप करते हैं, उनके लेग्स वो ढीले छोड़ के रखे हैं, उनका कोर ढीला छोड़ के रखा है. ये काम नहीं करेगा. आपको पूरा बॉडी एक साथ फ्लेक्स करना है. तो ये मास्टरी आएंगी कैसे? धीरे धीरे न्यूरोमस्कुलर प्रैक्टिस से. यस 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 एग्जैक्टली. तो मैंने कई ऐसे लोगों को जो 6-6.5 फीट के लोग हैं उनको बीट किया है मेरे साथ स्टेज पे. उनका फिजिक अगर मैं और वो नॉर्मल खड़े हैं, फ्लेक्स नहीं किया है, तो हर कोई कह देगा कि ये विनर है. लेकिन जब पोज करा वो नहीं टिकेगा मेरे आगे. शायद ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा पीछे जाए, मिस्टर सुहास खामकर और संग्राम चौगले सर दोनों की पोजिंग में मिस्टर सुहास खामकर क्यों जीतते थे? वेरी गुड एट दिस पोजिंग. हाँ, वो पोज बहुत टाइम होल्ड करते थे, ड्राई होते थे. संग्राम सर की बॉडी बहुत अच्छी, बहुत ह्यूज, लेकिन वो पोज होल्ड नहीं करते थे. अब वो तो मेरी बॉस है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों को दादा कहता हूँ मैं पर्सनली, मिलता हूँ तब भी. तो लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस कि आपको पोज, यानी जितने एथलीट आप इतनी मेहनत कर रहे हो, साल भर की अच्छा कोच लगाया, न्यूट्रिशन खाया, सारी चीज़, और स्टेज पे जाके आपने पोज नहीं सही किया तो कुछ नहीं किया. तो वो मैं आपको एक बात शेयर कर लेता हूँ. हाल ही में दिसंबर में मनोज पाटिल वन द क्वालिफिकेशन फॉर ओलंपिया. तो मनोज हैड कम ऑन द पॉडकास्ट. तो मनोज जी एक ही बोले, गैविन मेरे आगे पीछे जो थे मैं देखा ही नहीं. स्टेज जजेस ने मुझे सेंटर पे बुलाया तो मैं सेंटर गया, मैं मेरे पोस्ट के ऊपर फोकस कर रहा था. वहां से अगर साइड पे रुका दिया तो वहां पे रुके मैं फोकस ही कर रहा था ऑन माय पोजिंग. एंड सो वाज विद अनूप सिंह ठाकुर. इसे पोजिंग इज एन आर्ट. You need to enjoy it. You need to enjoy it. अगर एज अ टास्क लेके करोगे ना तो you will not, it won't stay for long. Yes, definitely, true. अगर आप एग्जामिनेशन में 15 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम के बाद में आप वो भूल जाओगे. करेक्ट. अगर आप वो लाइफ में कभी याद रखना चाहते हो तो किस काम में आने वाला है उसको अगर याद करोगे तो देन यू विल नेवर फॉरगेट इट. राइट. तो आप इस इंडस्ट्री में हो, आप जैसे कहा गया एथलीट हो, एक फिटनेस मॉडल भी हो, ये सब चीज़ मेंटेन करने, यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्ट्रांग. Yes. Anybody who has to be in the fitness industry as an athlete or a fitness model has to be financially strong. How do you manage your supplementation, your nutrition, your workout, your family life? Because to be as an athlete, even you have to consume a steroid throughout the year to be fit. Because कभी भी call आ सकता है shoot के लिए, Exactly. be ready. How do you manage yourself financially? करेक्ट.
सी क्या है कि आपने जो कुछ कमाया है, आपको वो कमा कर एक पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। और आपका पूरा कमाया गया पैसा आपका नहीं होता है, आपकी फैमिली में भी वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अलग अलग फंड्स क्रिएट कीजिए। जितने एथलीट्स हैं जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा कमाकर सैलरी का पूरा डाल देते हैं अपने आप को एक अच्छा एथलीट बनाने के लिए, और स्टेज पे जाने के बाद में हार का मुंह देखकर फिर यही कि चलो नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे, फिर भी वो सबक हासिल नहीं करते। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एक दो चीज़ें कम खरीद लो या एक साल का पॉज ले लो, लेकिन फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद में आप सारी चीज़ें कर लेना। क्योंकि आप जब इस चीज़ से निकल पड़ोगे ना, आप चलो बन गए, प्रो कार्ड आपने जीत लिया, ठीक है, कितने प्रो कार्ड्स है अपने यहाँ पे इंडिया में? बहुत सारे, बहुत सारे। आई रिस्पेक्ट ऑल देम, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से अचीव किया। बट क्या वो पैसा कमा पा रहे जितना उन्होंने खर्च किया? अगर एक एक से जाकर पूछ लोगे, जिनका नाम आपने लिया मनोज पाटिल, जितना पैसा उन्होंने खर्च किया, क्या वो बनने के बाद उन्होंने पैसा कमा लिया? उतना नहीं कमा पाए। नो आइडिया। बैलेंस भी नहीं होता, बैलेंस भी नहीं होता ये। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब ये खेल ख़त्म हो जाएगा और जब आपकी उम्र ये खेलने की नहीं रहेंगी, जब आपकी बॉडी इसको सपोर्ट नहीं करेंगी, तब आपके पास क्या चीज़ रहेंगी जो आपका लाइफ चलाएंगी? इट इज़ ओनली मनी। आपका पैसा चला। मैं कोई ऐसे एथलीट है मिस्टर आशीष साकरकर, बहुत बड़े एथलीट, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर। किसी से सुना कि उनकी किडनी फेलियर, डायलिसिस और ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही। कई सारे एथलीट हैं इंडिया में, कई सारे एथलीट जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बनाया, बहुत अच्छे एथलीट रहे, बट क्या उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगी? नहीं, नहीं करेंगी, कोई नहीं। क्या रिश्तेदार सपोर्ट करेंगे? क्या दोस्त करेगा? कोई नहीं करेगा। You deal with it by yourself. यस। सो आप जिस चीज़ को कर रहे हो, जिस चीज़ को अचीव करने के लिए कर रहे हो, वो आपको हार्म पहुंचा रही है और आपको एट द एंड उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए यू शुड हैव टू कलेक्ट सम मनी फॉर योर वेल्थ एंड थिंक अगेन व्हाट शुड यू हैव टू डू आफ्टर दैट। क्योंकि अगर आप एथलीट बनना चाहते हो, कितने लोग आते हैं सर शेरू क्लासिक? आप खुद एंकर हो वहाँ पर, तो आप देखते हो कितने एथलीट आते हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे आते हैं, करेक्ट। कितना लाखों करोड़ों रुपया सब लगा कर आते हैं। एब्सोल्युटली। आप एंकर हो, कभी आपने बॉडी क्यों नहीं बनाई? इतने लोगों को देखकर नहीं बनाई, करेक्ट। टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, ट्रैवलिंग पे, व्हाटएवर रीजंस, Correct. मल्टीपल रीजंस। सी जो लोग जिम जाते हैं और जो लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक तो उनके पास 25 घंटे का दिन है, या जो लोग नहीं कर रहे उनके पास 23 घंटे का दिन है। सो एकदम सादी चीज़ है। मनीष गांधी सर वर्कआउट करते हैं, बॉडी है? नहीं। शेरू सर थोड़ा बहुत है, बट है। कभी कभी फिलित का फोटो लगा के उस पर फेस लगा देते हैं, ऐसी चीज़ें कर ली। बट देखिए, मजाक की बात है, खेलने के लिए आने वालों निकाल मत देना बात। तो ऐसा है कि अभी सब लोग जो है ना, इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। सप्लीमेंट ब्रांड, कौन से सप्लीमेंट ब्रांड्स के ओनर प्रोटीन खाते या बॉडी बनाते? फिर हम एथलीट क्यों पागल है इतने कि हमें बॉडी चाहिए, हमें प्रो कार्ड चाहिए? प्रो कार्ड घर में रख लोगे तो एक बोरा अनाज का आ जाएगा घर में? नहीं आएगा। जो वो हार्ड फॉर इट आप खा रहे हो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, आपके बच्चे खा रहे हैं बेचारे चिप्स, आपकी बीवी खा रही है केक। आपको अपने आप को बिल्ड करने से बेटर है कि अपनी फैमिली को भी अच्छा फूड खिला के बिल्ड करो, अपने बच्चों को एजुकेट करो, क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब्स है, क्या फैट है। नहीं, बट ये फैक्ट है, मैंने खुद देखा, नाम तो लूंगा नहीं, एथलीट्स के टॉप एथलीट्स इन द कंट्री अपेरेंटली खाते अच्छा बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर फिजिक, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स कुछ और खाते बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू फीड देम हेल्दी फूड। मेरा 4 साल का लड़का है, उसको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब पता है, सब पता है। बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म्स, सारे मसल पता है एनाटॉमिकली। एजुकेट देम, अपनी फैमिली को एजुकेट करो। आप स्टेज पे जाके जीत के क्या आ रहे हो? नथिंग। आप जो चीज़ जीत के आ रहे हो, वो ट्रॉफीज मेरी पड़ी है बहुत सारी, उन पे धूल पड़ती है, वो पुरानी होती है, उसके स्क्रू ढीले होते हैं, वो है रिवॉर्ड। आपने बहुत हार्ड वर्क करके जीता, लेकिन बी प्रैक्टिकल, वो आपकी लाइफ में कभी काम में नहीं आएंगे। आपकी लाइफ में काम आएगा पैसा, पैसा
और पैसा। तो सिर्फ फोकस करना पैसे कमाने पे, एथलीट तो Yes. बनोगे आज है तो कल बनो। प्रो कार्ड जीतोगे आज है तो कल है, आप लेकिन अपना अगर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, SIPs कीजिए, गोल्ड लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिसकी वजह से आप अपने माँ बाप भी आप पर प्राउड फील करें ना। आपके माँ बाप आपको क्यों दूर रखना चाह रहे? मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से लड़कर यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मल्टीपल लोग। कोई अपनी बीवी के जेवरात गिरवी रख रहा है, कोई माँ के रख रहा है। यार आप सोचो बट वो ना। सही नहीं है। नहीं है, सही नहीं है, कैसे सही हो सकता है? आप अगर ये ही चीज़ अगर ऐसी जगह कर रहे हो कि आप बिजनेस डाल रहे हो, चलो कोई किसी बिजनेस में आपने Invest गोल्ड किया। को बेच दिया, वो इन्वेस्ट किया, लाख का 2 लाख आप बना रहे हो तो अलग बात है। यहाँ तो आप नहीं कर रहे हो ना, दोनों तरीके से डैमेज है, फाइनेंशियली भी और आपकी अगर हेल्थ भी। जीत भी जाएंगे तो भी क्या मीन। मैं वही कह रहा हूँ, अमित आगरे सर, हम्म, वो जीते, हम्म। क्यों नहीं मिला वीज़ा, क्यों नहीं गए वो अमेरिका? ही ट्राइड 4 बार उनका अटेम्प्ट था लेकिन हुआ नहीं। क्यों अमेरिका जाने का रीजन था ही नहीं। वीज़ा क्यों कैंसिल हुआ? रीजन था ही नहीं। है वीज़ा कैंसिल हुआ, 10 लाख रुपए चाहिए, बैंक ट्रांजेक्शन्स, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, यूएस जाना है खेलना है तो वो क्राइटेरियाज आपकी फाइनेंशियली वो चीज़। तो आई जस्ट गेट वन पॉइंट आउट। अभी अब फाइनेंशियल की तो मैं बात कर ले, तो हमारा एक एथलीट है वेस्ट बंगाल के जिसका नाम है अनिक घोष, अनिक, वन ऑफ द टॉप एथलीट्स आई मे से इन इंडिया Yes. अपेरेंटली टुडे, जो यूएस में ओवरऑल यूएस में कम्पीट कर चुके हैं। रिसेंटली प्रो शो में सेकंड आए हैं एंड इज डूइंग रियली रियली वेल, and there's an agency who's supporting him and who's Yes. letting him compete. I don't think he's got a visa, but he's not got a visa on the terms of him having 10 lakhs in his account. क्या है कि ट्रांजेक्शन्स दिखाना और नहीं दिखाना, किसी ने अमित सर को मिसलीड किया है कि ज़्यादा पैसे ना दिखाए और शायद इस वजह से उनका गड़बड़ हुआ। बट ये तो है कि उनका वीज़ा इसी वजह से कैंसिल हुआ है। Okay, that was last year that happened. हाँ, अब we are expecting to see Amit again this year at the Olympia. इंशाल्लाह इस बार वो अगर गए तो वो बहुत बड़ा नाम करेंगे। अनिक भी बहुत अच्छा एथलीट है, बट क्या आप कभी, पता नहीं आपको कभी कोई एथलीट बताएगा या नहीं बताएगा, नाम आ जाता है, पैसे नहीं आ पाते। आप देख सकते हो कुछ चीज़ों से, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। अनिक ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, जीते, अभी बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, आगे भी। बट व्हाट नेक्स्ट? At the end of the day, it's all the bank balance that matters. यस, अभी अली बिलाल आर्नल्ड क्लासिक खेला, बोला उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को इतना पैसा दिया, क्लासिक को इतना दिया, क्यों नहीं? इतना क्यों नहीं दिया? प्लस आर्नल्ड ने उनके लिए ये कह दिया कि मेंस फिजिक ऐसा ऐसा कैटेगरी है। तो मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको एथलीट नहीं बनना चाहिए या आपने इंडिया की तरफ से खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए, जाओ खेलो, सब चीज़ें करो, लेकिन अपने करियर को दाव पे लगाकर नहीं। ये बेवकूफ़ी है। और अपने परिवार के अपने एग्जैक्टली आप इंडिविजुअल नहीं हो, आप फॉरेनर नहीं हो, आपके पास माँ बाप पूरी फैमिली है, आपके पास पूरी फैमिली है, आपको वो सब लेकर चलनी है। फॉरेन में जैसे चल जाता है, नहीं है, फैमिलीज नहीं है, यानी वो लोग इतना फैमिलीज के साथ में रहना पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे ठीक है। आप लोगों के लिए क्या है, हमें तो फैमिली चाहिए। 20-22 साल माँ बाप के साथ बड़े हुए, तो अब तो माँ बाप को बूढ़ा नहीं छोड़ सकते ना हम लोग। तो वो चीज़ें भी है, शादी कर ली फिर बीवी बच्चे, उनके लिए तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप मुझे बताओ ना, अनिक भाई के पास में कितने स्पॉन्सरशिप्स है? आई थिंक एक या दो ब्रांड है शायद से, नॉट श्योर ऑफ इट। अब बताओ, वो बेचारे इतने अच्छे पोटेंशियल वाले हैं। अगर यही चीज़ फीलीत की आप देखो, तो जब फीलीत इंडस्ट्री में आए थे, मसल टेक ने उनको स्पॉन्सर हायर किया था, ठीक है, वो कितना उनको पैसा पे करते थे, उन्होंने वहाँ से ग्रो किया, सब चीज़ें थी। अब वो कहाँ पे है? इंडिया में नहीं है ना ऐसा। और क्यों करेंगे? सप्लीमेंट्स ब्रांड भी क्यों करेंगे बताइए? ब्रांड्स आई थिंक अपेरेंटली अगर स्पॉन्सर नहीं, अगर एज एन इन्फ्लुएंसर लेते हैं एज एन एथलीट को, उनको स्टैक देते, पेमेंट पैसे नहीं देते। तो एथलीट ने भी तो काम करना चाहिए वैसे। अभी आपका एक सप्लीमेंट ब्रांड है, ठीक है, आपने मुझे हायर किया, क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप उसका काम तो कर लो सही से? नहीं करते ना एथलीट, नहीं करते ना, वो उस प्रोडक्ट को सही से शोकेस करते हैं ना, अपनी प्रोफाइल को वैसे बनाते। प्रोफाइल में कुछ भी चीज़ें चलती है, कुछ भी,
कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड आपके साथ जुड़ना कब चाहेगा, जब आप सोफिस्टिकेटेड नॉलेज दे रहे हो अपनी ऑडियंस को। आपका ऑडियंस किस तरीके से है। 1.5 मिलियन फॉलोअर वाले पेज को भी एक अपैरल ब्रांड ने मेरे कहने पे, मैंने कहा कि इनको दे दो, कहते उनका एंगेजमेंट सही नहीं, उनके ऑडियंस छपरी है। लिटरली नहीं कह दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं करते वैसा काम। मैंने किसी को 4 एथलीट है, उसमें से 2 प्रो कार्ड जीत चुके हैं। मैंने उनके लिए डैप के शूज भिजवाए कि बस इसके साथ में स्टोरी लगा देना। उन लोगों से आज तक नहीं हुआ। क्या बात है? आज तक नहीं हुआ। क्यों ब्रांड खर्च करेंगे भाई? उनका वो जो शूज है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। यस। तो अगर वो अच्छा काम करते हो तो ब्रांड विल सपोर्ट देम मोर। एथलीट करते हैं ऐसा। मैं एथलीट के फेवर में ये चीज में नहीं हूं, क्योंकि वो जब ब्रांड से पैसा ले रहे हैं, ब्रांड्स उनके लिए सोच रहा है कुछ करें, आप जाओ ना आगे, एक कदम तो बढ़ाओ, करेगा ब्रांड। हर कोई अपने लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर किसी ने ब्रांड में लाखों करोड़ों रुपए डाले हैं और वो चाहता है कि उसका ब्रांड ग्रो करे, वो आपकी प्रोफाइल को एक मीडिया समझ रहा है जहां से आपकी ऑडियंस तक ये चीज जाए और लोग खरीदे उसको। डेफिनेटली वो अपना फायदा सोचेगा। प्रोडक्ट जब बनाया तो घर में रखने के लिए नहीं, खरीदे कोई उसको। और खरीदेगा कब? जब आप उसकी सही से मार्केटिंग करोगे तब। आप फिर ये ऐड में कि नहीं मैं क्यों करूं, मुझे टाइम नहीं है, मैं वर्कआउट कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। फिर आपको काम कैसे मिलेंगे? अगर मैंने स्टार्टिंग में, जब मुझे कोई भी ब्रांड नहीं था मेरे पास में, तब मैं प्रोडक्ट खरीदता था, उस प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल पे शोकेस करता था और उस कंपनी को मैसेज करता था कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि दूसरे ब्रांड्स को पता चले कि मैं काम कैसे करता हूँ, इसलिए। तो अगर आपको बुरा लगे तो मैं ये पोस्ट नहीं करूंगा। उनकी परमिशन लेकर के मैं करता था। अच्छा, यू शुड बाय द सप्लीमेंट योरसेल्फ। यस। हाँ, सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, एम कैफीन का स्क्रब, बॉडी स्क्रब हो जाए, व्हाटएवर। मुझे बस अपना प्रोफाइल शोकेस करना था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ब्रांड के साथ एसोसिएटेड भी हो। नहीं, मैं ये फेक भी नहीं बताता था कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि ना उन्होंने मुझे पैसा दिया ना मैं वो। सिर्फ मैं शोकेस कर रहा था कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। ये किसी ब्रांड के नजर में आ जाए तो वो मुझे हायर कर ले। करेक्ट। और फिर वो मुझे अपने प्रोडक्ट दे। पहले तो बार्टर ही चला, 3-4 साल बार्टर चला। उसके बाद में आप कैसे काम कर रहे हो, आपका अकाउंट का एंगेजमेंट कैसा है, फिर आपके जो प्रोमो कोड्स है उससे सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, ब्रांड्स वो देख के आपको फिर कंसिस्टेंसी से काम देती है और रखती है साथ में। कोई क्यों रखेगा आपको साथ में? ये दुनिया है ही गिव एंड टेक रिलेशन वाली। आपका एसोसिएशन विद बीइंग स्ट्रांग इज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जरा से बहुत टाइम के साथ 2017 से मैं हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका ओवरऑल चैंपियनशिप जीता, 2018 में मैंने प्रो कार्ड जीता उनका। अच्छा। हाँ, बट सर बहुत हम्बल है। सर के बारे में कहूँगा तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। वो इंडिया में जिस तरीके से फिटनेस को लेकर चलते हैं और फिटनेस एथलीट के लिए सोचते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। उन्होंने अपनी लाइफ में जितने स्ट्रगल्स देखे हैं, मिस्टर राजेश राय सर ने, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। वो हर एक एथलीट को यही चीज़ समझाते हैं कि उन्हें कैसे चीज़ें आगे ग्रो करके लेके चलनी है। वो प्यार और गुस्सा दोनों चीज़ें दिखाते हैं जो अपनी फैमिलीज में दिखाना चाहिए। जो लोग फैमिली होल्ड करते हैं वैसे, बिल्कुल वैसे ही। राइट। तो मैं हूँ उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम से, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा किया, एथलीट्स के साथ, और एथलीट ने रिटर्न में सब खराब किया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ किया। बिकॉज आई नो राजेश सर वेरी वेल एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत। तो अपेरेंटली जब आप जीते थे 2017, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई होस्टेड जरा क्लासिक एज वेल। यस। And then बाद में I was told अरे because you've got a contract, you can only do the Olympia and Sheru Classic, and then so इसलिए मैं सिर्फ साल में 2 ही बॉडी बिल्डिंग शोज करता हूँ, which is the Olympia and Sheru Classic। नहीं तो I would been doing every second body building show in the country because I love doing it, but yeah, so that's the time after that. So the first time when I actually interacted with Rajesh sir at the 2017 at the Jara Classic, he is actually a very humble human being and very nice, very down to earth. आप उनसे पहली बार भी मिलोगे तो आपको लगेगा नहीं आप पहली बार मिले हो। मैं वार्म अप कर रहा हूँ और मेरे साथ जो लड़के आए मेरी हेल्प करने के लिए, वो उनसे भी जब मुझसे बात करके जाते थे तो उनको बोलते थे चलो आता हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि यार क्या इंसान है, इनसे सीखने वाली चीज़ है। एक चीज़ which you need to learn from people who are successful in this phase, always be grounded, always be down to earth. Exactly. अगर वो सक्सेस आपके सिर पे आ जाता है ना, then you become a different person. People will not want to be around you because एक attitude आ जाता है। Exactly. अभी हम उनके फार्म हाउस पे कभी शूट करने जाते हैं तो वहाँ मैम और सर कभी आते हैं और सर बैठे, मैं बैठा, मैम बैठे। अब मैम कहीं उठ कर गए तो सर बुलाएंगे, बैठाएंगे। 4-5 लोग बैठे, कैसे चल रहा है घर पे, सब पर्सनली पूछेंगे। मैम आते हुए दिख रहे हैं
तो मैं अभी देखूंगा कि मैम यहाँ पे बैठे थे तो मैं जगह खाली कर दूँ, तो मैम बोलेंगे बेटा बैठो, आप मत उठो। इतने यानी वो हम्बल है। जिस तरीके से वो जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं, जैसे कप में वो चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे, वही हमें मिलेंगी। जो टाल वो खुद यूज़ करे वैसे ही टॉवल हमें उनको मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि एथलीट के लिए अलग और हम लोग ओनर्स हैं हम लोग अलग, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई चीज़ की रोकथाम नहीं, सिर्फ जहाँ गलत करते दिखे वो समझा देंगे कि ये नहीं कर, अच्छा नहीं है लाइफ में आगे के लिए, दैट्स इट। राइट। तो एक चीज़ समझ में मेरे को कि एज एन एथलीट स्टार्टिंग 4-5 साल से आपने जो किया, आपने एज एन एथलीट प्लस आपने जो आपका प्रोफाइल बनाया ऑन सोशल मीडिया एज एन इन्फ्लुएंसर, आपने उसके ऊपर बहुत काम किया है। यस, जैसे आपने प्रोडक्ट्स खुद खरीदे, आपने कंपनी को दिखाया कि मैंने आपका प्रोडक्ट खरीदा और मैंने वीडियो बनाई, इफ यू डोंट लाइक इट आई विल टेक इट डाउन, बट आपने वो चीज़ करके दिखाया विच लॉट ऑफ पीपल सोचते हैं कि ब्रांड्स खुद आनी चाहिए मेरे पास, हाँ वो ऐड में मेरे पास फिजिक है, मेरे पास सब कुछ है, ब्रांड्स आनी चाहिए, मैं क्यों खरीदूं, मैं क्यों जाऊं। सो दैट इज व्हेन इट कॉजेज द प्रॉब्लम, बाय नॉट एबल टू ग्रो। हाँ, आज बहुत सारे एथलीट है जिनके पास में एक ब्रांड भी नहीं है, एक ब्रांड भी नहीं है। तो सिर्फ पीटी के ऊपर सर्वाइव करते हैं लोग। पीटी है, फिर गलत सलत तरीके से, यानी खुद एथलीट है, खुद पीटी दे रहे हैं, और पीटी में ना उनको फॉर्म टेक्निक्स आती है, वो कहीं से सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर नहीं है, खुद ने अपने वर्कआउट करके इंजेक्शंस लगाकर और जो भी चीज़ करके अपनी बॉडी बनाई है, फिर अपने क्लाइंट्स को भी वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये चीज़ें इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में थोड़ी सी रोकथाम लगानी चाहिए कि जो लोग ट्रेनिंग दे एट लीस्ट दे शुड हैव टू सर्टिफाइड, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है उन लोगों के लिए जो सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड ट्रेनर्स चार्ज 1000 रुपीज़ पर सेशन एंड दे चार्ज 2000 और 3000 रुपीज़ पर सेशन। आपको एक बात मैं बोलता हूँ, मैं रिसेंटली आई हर्ड दिस इन सेमिनार। सो जिम्स में कभी कभार ट्रेनर्स जो है आर नॉट सर्टिफाइड, बॉडी बिल्डर्स आर नॉट सर्टिफाइड, बट ट्रेनर्स भी नहीं है। द थिंग इज जब डिमांड इतना है तो इंडस्ट्री भी क्या करे। इफ आई एम अ जिम ओनर एंड आई नीड 15 to 20 ट्रेनर्स, मेरे को सर्टिफाइड ट्रेनर्स अगर मिल नहीं रहे बट मेरे को लोग मिल रहे जो बेसिक नॉलेज है, आई विल हायर देम, बिकॉज मेरे को ट्रेनर्स नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँ। एग्जैक्टली। तो this is when these guys take advantage, these athletes or these bodybuilders or these individuals who are fitness freaks who know about it, YouTube में देख के पता है कैसे करना है, क्या करना है, but it is a different thing. But as a gym owner क्या करूँ। लेना पड़ता है। अभी इसकी दो साइड्स है, जैसे जिसके पास पैसा नहीं है कि जाए, बहुत सारी सिटीज़ ऐसी है जिनके पास में कनेक्टिविटी नहीं है। अभी कोई मुंबई, हर कोई मुंबई आके कोर्स नहीं कर सकता, तो वो अपनी सिटी में रह कर के जनरल ट्रेनर का काम करेंगे, किसी के सुपरविजन में काम करेंगे, सीखेंगे और फिर करेंगे। आई हैव ट्रेनर विशाल प्रजापति मेरी जिम में, वो मेरे साथ 13 ईयर्स है। ही इज़ नॉट सर्टिफाइड बट ही हैव अमेजिंग नॉलेज। मेरे पास में एक ट्रेनर रिसेंटली आया जो एक एकेडमी से सर्टिफाइड है, मैं एकेडमी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इसमें एकेडमी की कोई गलती नहीं है, उसके स्टूडेंट ने सीखा नहीं, वो उसकी गलती है। क्योंकि मैंने उसकी नोट्स देखी, उसमें सब लिखा है लेकिन उसको नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा कि वो सर्टिफाइड है तब भी उसको उससे कम आ रहा है। ना उसको फॉर्म एंड टेक्निक, ना स्पॉटिंग, ना उसको मसल्स के नाम, ना कुछ, लेकिन वो जो है वो सही से ट्रेनिंग दे भी रहा है, सारे एटिकेट्स के साथ में सब चीज़ें। अब वही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग दे रहा है तो वो, मैं वही कह रहा हूँ, उसका जो बैकग्राउंड है, भाई मैंने इंक्लाइन बारबल चेस्ट प्रेस लगानी है, आज मैंने लगाया, मैं मेरे क्लाइंट को भी वही लगाऊंगा। उसका कोई स्पेसिफिक वर्कआउट प्लान नहीं है कि उसका पोस्चर क्या है, उसका अगर काइफोटिक कर्व है, उसका चेस्ट ऑलरेडी टाइट है, तो मैं उसको बैक ट्रेन करूँ ना, क्यों ना मैं उसका पोस्चर सही करने पे ध्यान दूँ। सी, पर्सनल ट्रेनिंग क्या है फिटनेस के लिए। अब आप मेरे पास आओगे, मैं आपका फिटनेस असेसमेंट करूँगा। पहले आप अपना गोल एक लेकर आए हो जो विजिबल है, फैट लॉस, लेकिन मैं पहले देखूंगा, आपका FMS करूँगा, फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग। आपकी राइट और लेफ्ट हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपका लेफ्ट और राइट आर्म कैसा है, क्योंकि आपकी बॉडी के अलाइनमेंट, आपकी कार के अलाइनमेंट सही नहीं है तो आप अलाइनमेंट करने जाते हो ना, क्योंकि करेक्ट, एक्सीडेंटल इश्यूज बढ़ जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। तो वैसे ही आप जब वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जब करोगे तो आपके जॉइंट्स पे होने वाले डैमेजेस क्रोनिकली बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाना जरूरी है बिफोर डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर एक्सरसाइज पैटर्न, योर रेस्ट एंड योर डाइट। लेकिन उससे पहले आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो हो। आप फ्लेक्सिबल ही नहीं हो, पोस्टीरियर चेन पूरी तरीके से टाइट है, आपको लगा दिया मैंने 50 kg 60 kg और बोला बारबल स्क्वाट्स करो,
आप बैठ नहीं पा रहे हो, 41 से लेके आप अपर बैक तक टाइट हो, तो इंजरी हो जाएगी। इंजरी के चांसेस, जो फिटनेस के लिए आया वो फिटनेस नहीं, वो फाइनेस्ट तो यही हो रहा है कि अगर आप So this is what happens when you go to a trainer who's not knowledgeable. यस, इंडस्ट्री में है ऐसा 90% लोग जो अब पोवर्टी लाइन के नीचे भी इतने लोग हैं, उनको भी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, पैसा कमाना है। कई दफ़ा तो मैंने ये देखा है कि हाउसकीपर है जिम में, अब 2-3 ट्रेनर चले गए तो ओनर ने देखा यार तेरी थोड़ी अच्छी सी फिजिक है हाउसकीपर्स की, तो चल तू अभी 2-3 महीने इधर दिख मत, मैं तुझे 5,000 रुपये देता हूँ, घर ही पर है, जब जिम बंद होती जब इधर आकर के तो वर्कआउट कर लिया कर, अच्छी पर्सनैलिटी और बना, हम तुझे इंट्रोड्यूस करेंगे जनरल ट्रेनर। जनरल ट्रेनर से वो पर्सनल ट्रेनर बन गया आज, मैं जानता हूँ ऐसे 2-3 हाँ, बहुत सारी जगह मैंने भी वही हाँ, जानता हूँ। पर वो अपनी लाइफ में बेचारे गरीब थे, वो गरीबी रेखा से अभी ऊपर आ रहे, अपनी फैमिली चला रहे, बट वो नॉलेज लिया उन्होंने, वो कर रहे सही से, तो वो चीज़ें, लेकिन ओवर प्राइस्ड नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप सुनकर नहीं चल रहे हो, अगर मैं वैसे ट्रेनर को बोलूँ ना कुछ तो समझ के लेगा चीज़ को और वो सही से कर लेगा, लेकिन अगर मैं किसी बॉडी बिल्डर को बोलूँ यार तेरा ये फॉर्म गलत है, बहुत जल्दी ईगो पे आ जाता है, हाँ। ऐसी बॉडी ऐसे ही बना ली क्या, ऐसे ही बना ली मैंने बॉडी, ऐसा नहीं होता ना। तो ईगो वाली चीज़ थोड़ी साइड रखकर, अगर मैं अभी ACSM से मैं सर्टिफाइड हूँ, NACA से मैं सर्टिफाइड हूँ, मैंने स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट, मूवमेंट थेरेपिस्ट हूँ, मैंने अगर बहुत सारे कोर्सेज किए, और अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है और अगर मुझे कोई वो चीज़ बता रहा है तो मैं उसको अच्छे से सुनूंगा, क्योंकि अ गुड लिसनर विल बी अ गुड पर्सन। तो अगर आप अच्छे लिसनर हो, आप उसको सही से सीख सकते हो, अच्छे लर्नर बन सकते हो। लेकिन अगर आप उसको डिनाई करोगे हर चीज़ को, नहीं सुनना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ईगो पे बात आ गई, तू मुझसे छोटा है, तू मेरे बाद में आया इंडस्ट्री में, नहीं ऐसा नहीं होता ना, मैं गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ, आप और मैं ह्यूमन है। Everyone has to go. Everyone needs to get upgraded with the knowledge that is happening. हर 2 साल में, अभी अगर K11 की बात करें, K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंस, अगर आप यू गेट सर्टिफाइड एज अ ट्रेनर, आपको हर 2 साल के बाद अगर आपको आपका Upgradation होना अपग्रेड चाहिए। करना जरूरी है। यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। सी, एक और चीज़ अपग्रेडेशन के बारे में, अभी ह्यूमन बॉडीज जैसी है, उनमें क्या है ना कि हर एक का स्केलेटल मसल सिस्टम अलग अलग तरह से है। लाइक किसी का एक्रोमियम क्लाविकुलर जॉइंट अच्छी खासी फुल रेंज ऑफ मोशन रखता है, किसी किसी का AC जॉइंट का कैप ऊपर से थोड़ा सा नीचे है, वो इतना ही रेंज रखता है। मिस्टर शिवम, आप उनको देखोगे इतना ही लैटरल रेज कर पाएंगे, बट ही हैव अ गुड मसल मास ऑन हिज शोल्डर। अब अगर आपने एकेडमी में पढ़ा है कि आपका लैटरल रेज इतना ही होना चाहिए, इतना रहा गलत है, तो जिसको अगर वो उसका स्ट्रक्चर वैसा ही है तो आप उसको फोर्स कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए कि उसका पोस्चर कैसा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका FMS, उसकी स्ट्रेंथ, ये तीनों चीज़ों का एनालाइजेशन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट क्या है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कैसा है। अभी डेली जिम में आप सुनते हैं ये मर गया वो मर गया, टारगेट हार्ट रेट ही नहीं निकाली है क्लाइंट की, मैक्सिमम हार्ट रेट नहीं निकाली है, मॉनिटर ही नहीं करी है, बेसिक फंडामेंटल्स है। अगर आपने ये नहीं करा है, उसको दे दिया आपने कार्डियो में ये करना है, भाई बंदा लगा है, बैटल रोप भी कर लिया, जंपिंग जैक्स भी कर लिए, केटल बेल भी कर लिए, और हाथ पकड़ा गिर गया, मर गया। क्यों? जिम में क्यों हो रहा है? चीता 21 सेकंड दौड़ता है, उसके बाद में वो रुक जाता है, उसको पता है 3 घंटे उसको रिकवर करने के लिए लगेंगे, ये सब अगला शिकार करेगा नहीं वो। लेकिन इन ह्यूमंस बस उसको एंड तक दौड़ना है, उसकी अपनी एबिलिटीज जहां तक है वो छोड़कर दौड़ रहा है ना, हार्ट अटैक तो आना है। एंड जितने भी मेंबर्स ज्वाइन करते हैं बाय, अगर PT लेते हैं बाय डिफॉल्ट, तो जो PT बोलेगा उनको करना ही पड़ता है। सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ गुड पर्सनल ट्रेनर टू आइडेंटिफाई हिज क्लाइंट, यस, टू मेक श्योर दैट ये सब टिक मार्क्ड है, चेकिंग हिज फ्लेक्सिबिलिटी, चेकिंग हिज स्ट्रेंथ, चेकिंग हिज कार्डियोवास्कुलर, उसके बाद प्लान बने। हाँ, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर कोई जिसके पापा 40 इयर्स में हार्ट अटैक से गए हैं, तो आप वो तो देखो कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है, उसको LDL ट्राइग्लिसराइड्स इसके कैसे है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई पर्सनल ट्रेनर है तो ही शुड हैव टू डू ओनली पर्सनल ट्रेनिंग जॉब। अब वो डॉक्टर भी बन गए, सर मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, तब वो पता नहीं उसको क्या क्या करके देंगे। फिर उसके बाद में उसने कह दिया कि सर थोड़ा डाइट बता दो, हाँ तो मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप करो, ठीक है।
आप 150 ग्राम चिकन खा लो, सलाद खा लो, चावल खा लो, ऐसे, क्योंकि मैं खा रहा हूँ, आप भी वही कर लो, ठीक है। कस्टमाइजेशन उसके लिए, अभी किसी को शुगर पेशेंट है, कोई क्या है, कोई क्या है, क्लिनिकल कंडीशन किसी को भी कुछ भी हो सकती है, किसी को किसी फूड की एलर्जी हो सकती है, तो आपको उस पर्सन की अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी होती है। वो डाइटिशियन देखेगा ना, जिसने उसका सर्टिफिकेशन किया है, जिसने उसका नॉलेज लिया है। आप बोल दो, आप डाइटिशियन के पास जाकर ये बात कर लो, ट्रेनर को तो वाहवाही मिल रही है, क्लाइंट का पैसा बच गया, बट डाइटिशियन का क्या? और होता यही है कि फिर उसका गोल उसको सही टाइम पे नहीं मिलेगा, उसको और वेट करना पड़ेगा। तो जिसका काम है वही करने दो। एग्जैक्टली आप गायनेकोलॉजिस्ट को थोड़ी बोलोगे मेरी हड्डी टूट गई है जुड़ा दे यार। करेक्ट। आप गायनेकोलॉजिस्ट उसका काम करेगा, ऑर्थोपेडिशियन उसका काम करेगा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसका काम करेगा। तो आप जब देख रहे हो, सब रिक्शा ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर में ही देख लो आप, नॉर्मल अगर ये चीज़ देख रहे हो तो सब में फ़र्क है। पायलट की तरह है, ये सब चीज़ों को अपने अपने हिसाब से चलनी चाहिए। सही है। अगर आप चाहते हो कि आप नॉलेज रखो डाइट का, तो आप ट्रेनिंग उसका कोर्स कर लो। मैक्रोस क्या होती है यार, इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम डाइटिशियन है, नहीं वो ट्रेनर है लेकिन डाइट का वो नॉलेज देते, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्या कैलोरीज देता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया उनसे तो उनको जवाब नहीं आता। फिर बाकी का डेप्थ तो उनको छोड़ ही दो आप, ऐसा। So we need to make sure that the trainer जो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिम में आर वेल क्वालिफाइड। एग्जैक्टली, ये क्लाइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आस्क देम आपको क्या क्या आता है, पहले जाओ उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछो, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सेटिस्फेक्शन के साथ में सही मिल रहे हैं तो देन आप वहाँ पे कैरी ऑन करो। सर उनको कुछ नहीं आता है तो फिर आप मूव ऑन करो। करेक्ट। या फिर आप उनको बोलो कि सर आप अपग्रेड कीजिए अपने आप को, मैं कभी फिर आऊँगा या मैं किसी और को हायर करता हूँ। क्योंकि अब इजीली ये जा रहे मिल गया, वो आ रहे मिल गया, बड़े पैसे पे खड़े, तो उसको भी तो लग रहा है ना मेरे कुछ जरूरत ही नहीं मुझे अपडेट करने की, मैं पैसे कमा रहा हूँ। करेक्ट। एंड कोई मेंबर अगर ज्यादा जिम है वो पहले ट्रेनर्स को देखते हैं, हाँ, जिसकी फिजिक अच्छा है, हाँ, यानी कि उसका ट्रेनिंग मेथड भी अच्छा ही होगा। हाँ। अभी बहुत सारे कोच है ऐसे ना जो दिखते नहीं के कोच है। हैनी रम्बॉयड वर्ल्ड के सबसे बड़े कोच है, लेकिन अगर किसी जो फिटनेस इंडस्ट्री से दूर है, उस इंसान के पास में आप 2 फोटोज ले जाकर खड़े कर दो, एक उनका हैनी का और एक फिलीत का, और पूछो कि कौन अच्छे कोच है। फिलीत बोलेंगे, बट वो फिलीत के कोच है। करेक्ट। तो ये चीज़ थोड़ा है ना, मैंने जो पहली वाली बात बोली आपको, लोगों को चीज़ें चाहिए, जो बैनर पोस्टर वाली बात चली हमारी, लोगों का माइंडसेट ही वैसा है, वो चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं। तो वो परसेप्शन थोड़ा चेंज होना चाहिए, उनके नॉलेज को देखकर उनको समझना चाहिए कि वो कैसे है, कितना उन्होंने अपना नॉलेज अपग्रेड किया है, ना कि ये कि वो कैसे है। वो तो स्टेरॉइड लेकर बन जाए ना। करेक्ट। सो टेल मी वन थिंग, व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, किसी ने मुझे कहा कि अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो यू नीड टू बी एबल टू ईट। अगर आप नहीं खा सकते हो आप बॉडी बिल्डर बन ही नहीं सकते यार। तो इट इज समथिंग कॉल्ड एन ईटिंग डिसऑर्डर, कि आपको खाना ही चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपको उतना खाना चाहिए। इट बिकम्स एन हैबिट। इवन अगर आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ भी देते हो, वो एक हैबिट होता है खाने का, क्योंकि आपको इतनी आदत है चीजें खाने की। रात को 2 बजे उठ के खाना ही पड़ता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, मैक्रोस पूरी करनी। हाँ, अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं, अभी उन्होंने जो बात बोली हाफ है, उन्होंने बोलने के लिए सोची कि उन्होंने आपको पूरी बात कन्वे कर दी, लेकिन उन्होंने हाफ बात बोली है। खाना है, क्या खाना है? बैलेंस अमाउंट ऑफ डाइट। खाना तो आप बहुत सारे फ्रूट्स खा लो, फिर ऐसा नहीं होता ना। तो आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपके मैक्रोस कितने रखने हैं। सपोज 150 ग्राम प्रोटीन, 400 ग्राम कार्ब, 80 ग्राम फैट्स, ये सब आपने 5-6 मील में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। अब आपके डे शेड्यूल में आपको लग रहा है कि आपने अभी भी प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं करा है, तो हाँ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो केसिन प्रोटीन ले लेते हैं रात को, या फिर वो रात को पनीर खा लेंगे, लेट नाइट खाएंगे। अब एक चीज़ है, एक तो आप अपना गोल पूरा कर लो अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, और एक चीज़ तो है कि आपका जो ये सब चल रहा है फिटनेस के लिए करना है। अब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी कि आप अगर खाना खाकर इमीडिएट सो रहे हो तो आपकी रिकवरी कम होगी, और अगर आप खाने के 3 घंटे बाद सो रहे हो आपकी रिकवरी अच्छे से अच्छी होते जाएंगी। तो अगर आप खा रहे हो
तो वो आपके डे टाइम में खाना होना चाहिए, वो सही तरीके से होना चाहिए, सही अमाउंट में होना चाहिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो फिर आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी कि आप वो हेल्दी कर रहे हो या अनहेल्दी कर रहे हो। जैसे कि अब आप इतना खा रहे हो, पहली बात तो आप अनहेल्दी हो ही गए क्योंकि आपने स्टेरॉइड्स ले लिया, पहली चीज़। उसके बाद ज़्यादा खाने के लिए कोई लैंटस ले रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है ताकि वो खाना ज़्यादा आपका एपेटाइट अच्छा हो, इसके लिए आप कुछ चीज़ें ले रहे हो। तो आप ज़्यादा फूड इंटेक क्यों कर रहे हो? बेसिक नीड क्यों है इसकी? क्योंकि आपको ह्यूज बनना है, आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज बड़े बनाने हैं, आपकी बॉडी बड़ी बनानी है। आप हेवी लिफ्ट करोगे, ज़्यादा मसल करोगे, उसको रिपेयर करोगे, तो आप जितनी मैक्रोज की आपको ज़रूरत है ना, वो मैक्रोज खाने के लिए आपको उतना फूड तो खाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब वो जो फूड आप खा रहे हो, वो फूड जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक नॉर्मल जो लोग लेते, इतना तो नहीं रह सकता, 6-7 मील तक जाती है। अब अगर किसी का प्रोटीन इंटेक, आपका बॉडी वेट क्या है अभी? 120। अगर लेट सपोज आपका अगर वेट 100 भी होता, 100 kg को अगर मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका ना, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन तो लेना पड़ेगा एटलीस्ट 1:1 के रेशो से। तो वो 100 ग्राम प्रोटीन पूरा कैसे करोगे? 2 स्कूप आपने प्रोटीन ले लिए, 25-25 50 हो गए। आपने उसके बाद में आपको 3 ग्राम से 4 ग्राम एक एग वाइट में आते हैं, तो आपको कितने एग वाइट खाने पड़ेंगे 50 के लिए? You have to eat a lot यार। ठीक है, आप अगर उसको चिकन भी ऐड कर लेते हो, एग साइड कर देते हो, तो आपको चिकन भी खाना है और ये फ्रिक्वेंटली खाना है आपको, ये फ्रिक्वेंटली खाना है। धीरे धीरे वही मैक्रोज बढ़ते जाएंगे। अब जब बढ़ रहे वो मैक्रोज, आपकी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट भी करना चाहिए। उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आएंगे, आपके वाटर सोल्यूबल फाइबर्स आएंगे, आपके फ्रूट्स आएंगे जैसे पापाया और पाइनएप्पल जिसमें पैपिन और ब्रोमेलिन रहेंगे जो आपके प्रोटीन को इजीली कट डाउन करें। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको आपके फूड पैटर्न में ऐड करनी पड़ेंगी जो आप डेली रूटीन में नहीं खाते हो। तो आपको एक आइटम, जैसे आप नॉर्मली रोटी सब्जी ली खाली हो गया, वैसा नहीं है। आपको यहाँ पे प्रोटीन, कार्ब, फैट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्री प्रोबायोटिक्स, वाटर सोल्यूबल फाइबर्स, 5-6 बहुत कुछ चीज इन्वॉल्व करना पड़ेगा एक मील में। हाँ एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें वो भी 7 मील खानी है आपको, 7 मील। इन एवरी मील इट हैज टू बी, इन एवरी मील बैलेंस करके खाना है आपको, इसलिए आपको इतना सारा खाना है। इट्स नॉट इजी टू बी अ बॉडी बिल्डर। यहाँ तक भर जाते हो, लगता है, महसूस होता है यहाँ तक खाना है ऐसा है। तो दिस इज वेरी टफ और अनटोल्ड गेम, जो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, नहीं बोला जाता है क्योंकि लोग समझेंगे इन्हें, नहीं समझेंगे। आज तो लोग स्टेरॉइड्स के लिए समझ लेते हैं, हम लोग के टाइम में तो प्रोटीन के लिए भी नहीं समझते थे ना। तभी बात अलग थी, तभी लोग बोलते थे अगर प्रोटीन लेते तो स्टेरॉइड्स लेते। हाँ, इट्स वेरी कॉमन थिंग, तभी सुनाई देता, अखाड़ा चलता था तब। तो जिम लगा ली तो कहते थे मशीन वाली बॉडी उतर जाएंगी, मशीन वाली बॉडी उतर जाएगी, अखाड़े वाली बॉडी अच्छी होती है। करेक्ट। अखाड़ा इट्स अ स्पोर्ट्स ऑफ लाइक, वो रेसलिंग है, 2-3 आवर्स तक के वो लड़ने वाली स्पोर्ट्स एबिलिटीज को बढ़ाने वाला गेम है। कॉस्मेटिकल हेल्थ या कॉस्मेटिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता, वो फैट होते हैं, दूध दही मक्खन, ऐसा उनका डाइट होता है। उनका वो दोनों अलग अलग गेम्स, ठंडाई करके उनका ड्रिंक होता है आफ्टर दे फिनिश। तो वो एक अलग मिक्सचर होता है चीजों में, अलग टाइप की चीजें है वो सब। और हम लोग मैक्रोस को चुन चुन कर खाते, बॉडी में ब्यूटी होती है सब चीजें। वो और बॉडी बिल्डर अगर कभी लड़ ले तो डेफिनेटली वो जीतेंगे, लेकिन स्टेज पे वो और बॉडी बिल्डर जाएंगे तो बॉडी बिल्डर जीतेगा ऑब्वियसली। तो दोनों का स्पोर्ट्स अलग ही है, यू कांट कंपेयर इट। यस, यहाँ पे स्ट्रेंथ कंपेयर होता है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियक एंड्योरेंस रेसलिंग में। और यहाँ पे आपको कंप्लीटली आपका स्किन और आपका मसल, बीच में ना वाटर चाहिए ना फैट चाहिए, 4% 3% पे आप स्टेज पे खड़े हो। One of the most riskiest sport. Yes, riskiest sport. Yeah. Every sport is risky क्योंकि वहाँ भी damages होंगे. But this is extreme. हाँ. This is really extreme. When you look at a bodybuilder, you see how huge and how amazing an athlete looks. But actually, when you see an athlete on stage who's competing, he's actually the weakest on stage at that point of time. Exactly. Muscle mass लेके चल रहा है ना, फैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में. फैट अराउंड योर नीज, around your joints, around your organs. Obviously चाहिए तो चाहिए. हाँ, subcutaneously. तो ये फैट हमारा विलन नहीं है हमारी लाइफ का, फैट सर्वाइवल है हमारे लिए. हम जब एक, आपको और मुझे, अगर मैं 4% बॉडी फैट पे हूँ, आपको और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और लॉक कर दिया, हम लोगों में से आप ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा.
Just try that out. एग्जैक्टली आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं क्यों ह्यूज होते हैं ना, देखा है आपने कैसे होते हैं? Absolutely. Eddie Hall, Mark Felix, Brian Shaw. और हाँ, स्टेरॉइड्स के बारे में एक बात बोलूंगा, ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, ये घुस चुका है हर गेम में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो ऐसे ऐसे गेम में स्टेरॉइड्स हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो ऐसे ऐसे गेम में स्टेरॉइड्स हैं, घुस चुका है। Everybody wants to perform better. हाँ, नशा चढ़ चुका है सब, और इजीली अवेलेबल भी है। इजीली अवेलेबल है। मुझे तो वो चीज़ नहीं समझ में आती है फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आता कैसे है। आप यकीन नहीं मानोगे, दिल्ली में बन रहे कुछ चीज़ें और उस पर नाम नाम लूँगा तो बुरा लगेगा लोगों को, उनके नाम फॉरेन कंट्रीज के नामों पर है और लोगों को लेने के टाइम पे लगता है कि अरे इम्पोर्टेड माल ले रहा हूँ, इम्पोर्टेड है। हाँ, पैकिंग पे अच्छा खर्च किया है बस, और वो बेचने वाले कभी वो खुद नहीं लगाएंगे। नहीं, वो दैट इज इट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको ब्रांडेड चाहिए, देन यू नो इंटरनेशनल things that are available are really very good. When you have for example Dymatize protein, it's really good, you know, it's branded, it's an international brand, अच्छा ही होगा। अच्छा है, बट यहाँ पे अगर लोग फेक माल में डायमेटाइज का ब्रांडिंग करके अगर आपको बेचेंगे तो आप वही लोग, अरे डायमेटाइज होता है वैसे ही फेक। यानी मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो देखी जिसमें डायमेटाइज का कंटेनर तो था, उसमें मौजूद प्रोटीन डायमेटाइज नहीं था, आइसो 100 था, उसमें नहीं था वो प्रोटीन, निकाल लिया गया था, दूसरा डाला गया था। वो लोग लेते ना वही रेट, एंड सो एक्सपेंसिव इन इंडिया अपेरेंटली। हाँ, मेरा सबसे फेवरेट प्रोटीन सप्लीमेंट रहा है पहले, मैं आइसो 100 ही लेता था। अब क्या लेते हो आप? अब तो मैं हेल्थ फार्म लेता हूँ, लास्ट 3 साल से मैं हेल्थ फार्म के ऊपर ही। सुपर। Okay, so now we'll go into a new segment on the podcast. It's called the rapid fire. Rapid fire ऐसा है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा and the first thing that comes into mind आपको मुझे जवाब देना है, ठीक है? Okay, so brace yourself for the rapid fire right here, the Andropic mic testing. Okay, first question is your top favorite bodybuilders from India. Top 5 favorite bodybuilders in India. Bodybuilders first, संग्राम चौगले, अभी नहीं खेलते लेकिन फिर भी फेवरेट है। Then सुहास खामकर, then नरेंद्र यादव, then सुनीत जाधव, then और मैं एक मेंस फिजिक का एथलीट बोलना चाहूँगा, ठीक है, सम्राट सर, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। Done. Okay. 3 of the best prep coaches according to you. फर्स्ट मुर्तुजा सर, सेकंड सम्राट सर, थर्ड हैरी संधू। हैरी संधू, ठीक है। अगर आपका एक लाइफ है, जो अगर आपका पूरा लाइफ अभी तक का एक मूवी में अगर बनाया जाए तो, या एज अ बायोपिक, which actor could play your character very well on screen? रणवीर कपूर। यस। ठीक है, ओके। एक चीज जो आपको इम्प्रेस करता है किस में? इन लाइफ, इन एनीथिंग, वन थिंग दैट इम्प्रेसेस यू अबाउट अ पर्सन। जो बहुत हम्बल हो सबसे, सिर्फ मुझसे नहीं, या अगर इन नेचर। यस, नेचर। ऐसे नहीं कि लाइक आप अमीर हो तो आपसे ही अच्छा रहे, उसने उसके अमीर इंसान के नौकर से भी उतना ही हम्बल रहना चाहिए और उस अमीर इंसान से भी उतना ही हम्बल रहना चाहिए। वो मुझे बहुत इम्प्रेस करता है। ठीक। व्हाट इज द वन थिंग दैट टर्न्स यू ऑफ इन अ पर्सन? डिफिकल्ट है। नहीं, ठीक है। व्हाट इज वन थिंग इन लाइफ यू वांट टू रीडू? Some relationships. I don't wanted to go inside and I just wanted to erase them. Okay. ठीक है. And what do you want to undo in life? Undo. कभी कभी ऐसे हुआ कि मैं किसी इंसान के पास में गया हूँ कि वो अपना है और हेल्प करेगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि मैं जलील हो गया हूँ। वो चीज़ मैंने नहीं करनी चाहिए थी, उनके पास नहीं जाना चाहिए था। मेरे लाइफ में एक पीरियड ऐसा आया था जब मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की और मुझे लगा था वो मेरी हेल्प करेंगे, और मैं गया और उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, हेल्प नहीं करी। और मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मेरी लाइफ ऐसे भी सही चल रही थी। उसके बाद में मैंने सीख लिया कि मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मुझे नहीं जाना किसी के पास में। चलो, ठीक है। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन, माय बॉय हाशिम। अच्छा, बस उसको अपने पास ले लूँ और लेट जाओ बस। एक आदत जो आपको बदलना है। आदत, किसी के भी लिए बहुत जल्दी ओपन अप हो जाना।
ओके। एक रूमर जो आपने सुना आपके बारे में। ये बहुत गलत था, लेकिन मेरा फर्स्ट डाइवोर्स के बाद में मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि मैं सेक्स नहीं कर पाता हूँ, स्टेरॉइड लेकर मैं अब काम से जा चुका हूँ। ये मैं बहुत सुनता था पहले। अच्छा। मेरा एक डाइवोर्स हुआ था जो कि 5 मंथ रहकर शादी मेरी टूट गई अच्छा। थी, तभी ऐसे हुआ था। ठीक है, ओके। द बेस्ट एडवाइस यू एवर गॉट। एडवाइस फॉर हु? बेस्ट एडवाइस यू गॉट। ओके, आई गॉट। हाँ। फादर की तरफ से मुझे हमेशा बहुत सारे एडवाइस मिले, लेकिन एक सबसे अच्छी एडवाइस उनसे ये मिली है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर सोचा आपने कि आपका लॉस हो गया है, तो वो लॉस डिसाइडेड था आपके नसीब के साथ में, आपकी जर्नी के साथ में, कि ये होने वाला है। तो उस पर रोते मत बैठो, आप अगली चीज़ों के लिए काम करो ताकि उनको अचीव कर सके। तो लॉसेस पे आपको रोते नहीं बैठना है, आपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना है। ठीक है, ओके। एंड वन फिटनेस मिथ यू वांट टू बर्स्ट। फिटनेस मिथ, क्लेनबेट्रॉल ले लो, आपकी फैट लॉस हो जाएगा, और डायनाबॉल ले लो, आपको गेन हो जाएगा। ये फिटनेस बस्ट है, कुछ नहीं होता ऐसे। और एक और चीज़ है कि आप कोई भी एक इंडिविजुअल चीज़ कर लो, आपका फैट लॉस हो जाएगा 6 हफ्ते में। कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो एक वर्कआउट बताते हैं, ऐसे ऐसे करो 6 हफ्ते में आपका फैट लॉस हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, आपको पूरी चीज़ तरीके से करनी होगी, डाइट, रेस्ट और वर्कआउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कोई एक एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से आप मोटे हुए, तो कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप पतले हो जाओगे। करेक्ट, यू हैव टू गो सिस्टमैटिकली एंड गो। इट्स अ नाइस एंड स्लो प्रोसेस। मोटे होने के लिए स्लो प्रोसेस लगते हैं ना खाने। यस, एग्जैक्टली। आप धीरे धीरे मोटे हो तो धीरे धीरे पतले होंगे। तो कीप पेशेंस एंड डू लाइक एक डोंट फोकस ऑन शॉर्टकट्स। यस, शॉर्टकट्स तो चाहिए ही नहीं। अगर शॉर्टकट फोकस करोगे तो आप भी एक शॉर्टकट बन जाओगे, आप सर्किट बन जाओगे। एक आपको मुन्ना भाई बनना है। छोटा काम है। दिस इज द एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग मग। मैं चाहता हूँ कि आप इस मग पे आपका एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, वी आर इन माय पुणे स्टूडियो एंड आप देख सकते हैं पीछे देखा द बैकड्रॉप पे इतने सारे मग्स है ऑफ ऑल द गेस्ट who have been on the podcast। जितने भी गेस्ट है apparently और मग्स डालने हैं मुझे, but these are all the mugs of all the guests who have been on the podcast with their messages। So I want your mug also on the wall, so please give us a message। ये बहुत बेसिक है, आपने सबने सुना होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर कभी भी आप अपने आप को कम नहीं समझोगे। और यू वर्सेस यू, क्योंकि आप अगर अपने आप के कॉम्पिटिटर नहीं बनोगे तो आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करोगे, आप हमेशा एक्सपेक्टेशन आपकी जो रखी है वो कम रहेंगी। Superb. Thank you very much. You versus you. And you know, you've taken time, you've come all the way from Jalgaon to Pune to be a part of the podcast. As I said in the beginning, means a lot to me and my entire team. Thank you so very much. And this is a small token of appreciation for you. Hope you really like it. Thank you very, very much for coming. Thank you so much. A small goodie bag. Thank you so very much. Thanks a lot. And I'm sure people will really love this podcast. So thank you very much. Thank you much. Thanks a lot, Govind. Thank you. Thank you.